Hello, everyone. I welcome you all to the fourth Young Leaders Conclave. यंग लीडर्स कॉन्क्लेव एक ऐसी चर्चा जहां डिस्कशन फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अलग अलग कम्युनिटीज की रियल लाइफ स्टोरीज भी कवर करता है। इकोनॉमी, जेंडर, कास्ट और बहुत सारे फैक्टर्स के आधार पर हमारी सोसाइटी में न जाने कितने डिवाइड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आज की यंग कम्युनिटी ने इन मौजूदा डिवाइड से लड़ने की और इन्हें ब्रिज करने की हर संभव कोशिश की है। आज की चर्चा में हम यंग कम्युनिटी में बढ़ते डिजिटल डिवाइड को कई एंगल से समझेंगे और देखेंगे कि यंग लीडर्स इस गैप को ब्रिज करने में क्या क्या काम कर रहे हैं। कोविड पैंडेमिक और रेस्ट्रिक्शंस ने हमें डिजिटल वर्ल्ड की तरफ मूव करने को विवश कर दिया है। चाहे वो एजुकेशन हो या काम हो या कोई भी और अपॉर्चुनिटी हो, सभी कुछ ऑनलाइन मूव कर गया है। वो लोग जिनके पास इंटरनेट और स्मार्ट डिवाइसेस की सुविधा थी, वो तो इस डिजिटल वर्ल्ड से काफी कंफर्टेबली कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक लार्ज सेक्शन हमारी यंग कम्युनिटी का रिसोर्सेज के अभाव की वजह से इस नए वर्ल्ड में फिट नहीं कर पा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो हमारे देश में सिर्फ 23.8% यानी कि 23.8% घरों में ही इंटरनेट की सुविधा है। आज हमारे यंग लीडर्स अलग अलग सिटीज, अलग अलग संस्थाओं से हमारे साथ जुड़े हैं इस मुद्दे पर ग्राउंड लेवल चैलेंजेस को डिस्कस करने के लिए और ये जानने के लिए कि इस डिवाइड को ब्रिज करने में वो हमारी यंग जनरेशन क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस ला सकती है। मेरा नाम है खुशी मेहंदी रत्ता। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और मैं मेरा से पिछले 8 महीने से जुड़ी हुई हूँ। इस समय के दौरान मैंने यूथ को टेक्निकल स्किल्स में अपलिफ्ट करते हुए अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने के पैशन को फॉलो किया है। इसी के साथ आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं हमारे पहले पैनलिस्ट से। हमारी पहली पैनलिस्ट है रहनुमा, जो अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली है और वो साथ फाउंडेशन से पिछले 3 महीने से जुड़ी है। साथ फाउंडेशन वल्नरेबल कम्युनिटीज के साथ काम करता है और उन्हें हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिलाने दिलाने के लिए इनिशिएटिव्स लाता है। हमारी दूसरी पैनलिस्ट है हीरा, जो गुना मध्य प्रदेश से है। हीरा डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन से जुड़ी हैं और रूरल एरियाज में कम्युनिटीज को डिजिटली एम्पावर करने के लिए काम कर रही हैं। आज की चर्चा की हमारी तीसरी पैनलिस्ट है सीमा। सीमा मुंबई महाराष्ट्र से है और वो ब्राइट फ्यूचर से पिछले 5 सालों से जुड़ी हुई हैं। उनके साथ जुड़ के ये युवाओं को करियर में डिसीजन मेकिंग के लिए एम्पावर करने के साथ साथ उन्हें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में ट्रेन करती हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी पैनलिस्ट की तरफ, जो है सौरभ। सौरभ गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वो हमारे साथ मेधा से जुड़े हैं। मेधा युवाओं को उनके भविष्य की योजना बनाने में सपोर्ट करता है और उन्हें करियर अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट करता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक लीडर की कैपेसिटी में हमारी नजर किसी भी इशू पे हमेशा दो तरीकों से होती है, एक पर्सनल और एक कम्युनिटी लेवल पे। तो मैं सबसे पहले आप सबसे ये जानना चाहूंगी कि इस डिजिटल वर्ल्ड में आने के लिए आपने पर्सनल लेवल पे कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस फेस किए जिससे आपको बहुत दिक्कतें हुई और आपने ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाए उनसे ओवरकम करने के लिए। तो रहनुमा, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपनी पढ़ाई को लेके और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीजों को लेके क्या क्या दिक्कतें फेस करी। जी, हेलो एवरीवन। मैं रेनुमा गुजरात से अहमदाबाद सिटी से हूँ। मैं बीकॉम की स्टूडेंट हूँ और मैं साथ फाउंडेशन से पिछले 3 महीने से जुड़ी हूँ। जैसा कि खुशी जी ने मुझसे सवाल किया कि मैंने फेस कैसे किया अपने चैलेंजेस डिजिटल वर्ल्ड को लेकर, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पहली बार जब लॉकडाउन लगा तो उस समय मेरे पास डिजिटल डिवाइस था ही नहीं। मुझे अपने आप को डिजिटली इन्वॉल्व करने के लिए डिजिटल वर्ल्ड में, फिर उसके बाद मेरे पास आया डिजिटल डिवाइस मोबाइल। उसके बाद मैंने अपना सब स्टार्ट किया स्टडी वगैरह। पहले तो मुझे स्टडी के लिए बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ना बहुत ही दिक्कत वाली बात है। कभी नेटवर्क चला जाता है तो कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, बैकग्राउंड साउंड आता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद मैंने ऐप जो है स्टडी करने के लिए उसको मैंने एनालाइज किया, उसको पूरा जाना। उसके बाद मैंने अपना स्टडी स्टार्ट किया और अभी तक मैं कंफर्टेबल हूँ ऑनलाइन वर्ल्ड में। जी खुशी, थैंक यू।
थैंक यू रहनुमा। अब सीमा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पढ़ाई की बात तो अलग हुई, लेकिन हमने देखा है कि जॉब्स और वर्किंग अपॉर्चुनिटीज और इंटर्नशिप्स को लेके भी हमने सभी ने स्ट्रगल किया है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पर्सनल लेवल पे अपनी जो अपॉर्चुनिटीज को लेके क्या फेस किया। जी, बेहद शुक्रिया आपका खुशी जी। और मेरा नाम सीमा तेलंग है और मैं मुंबई घाटकोपर से ब्राइट फ्यूचर में जुड़ी हुई हूँ। तो ये जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और सारी चीज़ें जब ऑनलाइन हो गई, तो ये बहुत मुश्किल आ रहा था कि हम अभी काम कैसे करें। सारी चीज़ें तो ऑनलाइन हो गई। तो जब भी हम सेशंस लेते थे या मीटिंग्स लेते थे, तो ऑनलाइन में यही इश्यू आ रहा था कि फिजिकल तौर पे जब हम मिलते थे तब एक दूसरे से हम लोग ज़्यादातर आइडियाज शेयर कर पाते थे। बट ऑनलाइन चीज़ें होने की वजह से हमारा एक दूसरे के साथ कांटेक्ट थोड़ा कम होने लगा। तो हमने ये सोचा, मतलब मैंने इस कदर सोचा कि हम क्रिएटिव वे से कैसे हमारे एम्प्लॉयज को इकट्ठा करें या फिर कैसे उनको एंगेज करके रख सके, या फिर सेशंस जो हमारे हैं वो ऑनलाइन क्रिएटिव किस तरीके से हो। तो यही जो सारी चीज़ें हैं मुझे डिजिटल वर्ड से ही सीखने मिली, मतलब जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, उसी से मैंने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। सेकंड मेरा ये था कि जैसे कि ऑफिस अगर हम हर रोज आते हैं तो ऑब्वियसली हमारा 8 से 9 घंटा ऑफिस में हमें स्पेंड करना ही पड़ता था। वो पूरा जो टाइम रहता था वो शेड्यूल करना था कि मुझे कौन से टाइम पे क्या चीज़ें करनी है। बट जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ तब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि वो फटक से हो जाती थी क्योंकि ऑनलाइन थी। तो मेरे पास काफ़ी समय बचता था ये काम करने के लिए, तो मैंने इंडिविजुअल बेस पे ऑनलाइन मार्केटिंग का काम स्टार्ट किया, जिससे मैं कुछ सामान बाय करती थी और ऑनलाइन ही उस सामान को मैं सेल भी किया करती थी। तो साइड बाय साइड मेरा ये इनकम भी होता था। तो मेरा ये चैलेंज था और मैंने इस तरीके से इसको ओवरकम किया। थैंक यू। थैंक यू सीमा। अब ये तो हुई पढ़ाई और काम की बात, लेकिन हमने और भी बहुत सारी चीजों में पर्सनल लेवल पे डिफिकल्टीज फेस करी हैं। तो हीरा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया और उनसे आगे बढ़ने के लिए आपने कौन कौन से काम करे। मेरा नाम हीरा साहू है। मैं गुना मध्य प्रदेश से हूँ और मैं रूरल एरिया में वर्क करती हूँ। और मैं 4 साल से 2018 से सूचना सेवा केंद्र में जुड़ी हूँ और 9 महीने से डिजिटल एम्पोरियम में फाउंडेशन में काम करती हूँ। तो मुझे मतलब मैंने ऐसे घर घर जाके महिलाओं को ये डिजिटल सार्थक मतलब ये मोबाइल चलाना, मीटिंग ज्वाइन करना और यूट्यूब चलाना। किसी ऐसे अनपढ़ महिला है उनको ऐसे कॉल रिसीव करना नहीं आता, तो उनको कॉल रिसीव कैसे करते हैं इसके बारे में बताया। कॉल कैसे लगाती हैं, तो कुछ महिलाओं को नहीं आती थी, तो मैंने उनको 10 तक गिनती सिखाई, जैसे उनको नंबर याद रखना। और जैसे कई महिलाएं मतलब वो अनपढ़ है फिर भी बहुत एक्टिव है कुछ, तो ये मोबाइल में अपने पासवर्ड लगाना, बदलना, वाईफाई कनेक्ट करना। और ये यूट्यूब पे ऐसे कोई सिलाई, मेरी अधिकतर महिलाएं जो सिलाई करती हैं उनको यूट्यूब पे डिजाइन कैसे है, पहले कुछ नहीं आता था उनको लगाना, तो आज भी बहुत आगे बढ़ गई हैं। व्हाट्सअप के बारे में भी बताया मैंने उनको, व्हाट्सअप बिजनेस के बारे में भी बताया उनको, तो ग्रुप बना के अपन डिजाइन डाल के कैसे शेयर कर सकते हैं। और उनको मैंने समग्र आईडी निकालना भी बताया। यूथ में जो लड़कियां हैं कुछ 18 से आगे उम्र की, तो उनको और ऐसे अपना ऐसे आधार कार्ड अपडेट करवाया, तो उसका स्टेटस चेक करना, तो वो भी उन्हें आने लगा, तो अब वो बहुत खुश हैं, सब चेक करने लग गए, बहुत खुश होती हैं। अब मैं जाती हूँ तो थैंक यू। थैंक यू हीरा। तो जैसा कि हमने देखा है कि हम किसी से भी फिजिकली कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ना अपने पीर से, ना अपने मेंटोर से, ना अपने फ्रेंड्स से। तो सौरभ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस दौरान जब हमारी कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई थी, तो उस टाइम पे आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे। सभी को नमस्कारम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी सीनियर सेकेंडरी करिकुलम और फिर मेरा फर्स्ट ईयर का करिकुलम ये पूरी तरीके से एक फिजिकल मोड में था।
यानी कि अभी तक मेरे ऊपर जो भी इंक्रिप्शंस थे, जो भी इम्प्रेशंस थे, वो फिजिकल मोड के थे। लाइक मैं स्कूल जाता था, अपने मेंटोर से, टीचर्स से, सभी से मिलता था, और सभी के जो ज्ञान वो हमें देते थे वो पूरी तरीके से फिजिकल मोड था, एक फिजिकल एटमॉस्फेयर था। हम सोशली मिलते थे और बहुत कुछ सीखते थे, लाइक नॉलेज और फिर इंट्यूशन के अलावा बहुत कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन जब मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम खत्म हुआ तो एक बहुत ही ड्रेजेटिक चेंज आया। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। जब मैं एग्जाम दे रहा था, उसी बीच में 2020 में लॉकडाउन लग गया, और मेरा प्लान ये था कि जैसे ही मेरे एग्जाम खत्म होंगे, चूंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे कुछ बुक्स खरीदनी थी और कुछ बेसिक प्रिपरेशन करनी थी। तो मैंने यही सोचा था कि जैसे ही मेरे एग्जाम्स खत्म होंगे, मैं बुक्स खरीदूंगा, ऑफलाइन बुक्स, और उसे मैं तुरंत अपनी प्रिपरेशन चालू कर दूंगा। तो अभी क्या हुआ, लॉकडाउन लगा और मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, पहली बार 21 दिन का लगा, चलो 5-10 दिन इंतजार करते हैं। तो 5-10 दिन मैंने इंतजार किया। अब उसके बाद क्या हो गया कि मैं देख रहा हूँ कि ये केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, और जो तीव्रता है कोविड की वो बढ़ती ही जा रही है। पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही कि इन द फ्यूचर कुछ भी अनलॉक होगा। तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीजें थी, और मेरे लिए फोन एंड ऑल एक तरीके से आप कह सकते हैं एंटरटेनमेंट और कनेक्टिविटी का सोर्स था, कभी एजुकेशन का सोर्स नहीं था। यूट्यूब या कोई भी सोशल साइट्स या गेम, इन्हीं सभी चीजों के लिए भी मैं फोन यूज किया करता था। ऐसा कभी नहीं था कि मैं फोन से कभी भी पढ़ाई करूं। तो ये चीज मेरे मेरे एक्सपीरियंस में थी ही नहीं, इस तरीके का इंप्रेशन मुझे था ही नहीं। तो एक सडन चेंज आया जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा, सारी फिजिकल कनेक्टिविटी कट ऑफ हो गई। तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई है कि अरे अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगा, मुझे इतनी सारी प्रिपरेशन करनी है। उस समय एक चीज आई कि अब मुझे कंपल्सिवली ई बुक्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, अब मुझे वर्चुअल बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो मैंने किंडल डाउनलोड किया, दूसरे ई बुक्स डाउनलोड किए, सेल्फ डाउनलोड किए, और वहां से मैंने अपने बुक्स की, आई थिंक 9th 10th की और 11th की, मैंने एनसीईआरटीज मुझे पढ़नी थी उस समय, तो उस समय मैंने वो पढ़ी। और उसके बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अच्छा ये तो काफी कन्वीनियंट है, हाँ कुछ इसके भी डेप्थ हैं बट काफी कन्वीनियंट है। लेकिन शुरुआत में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं साइकोलॉजिकली स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था कि अरे यार घर में कैसे पढ़ेंगे हम, इतनी सारी चीजें, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं लग रहा। तो एक समय, एक रेंज ऑफ टाइम लिया, जो यहाँ से वहां तक जाने के लिए उसने एक रेंज ऑफ टाइम दिया, और फिर जाकर कहीं ना कहीं मैं स्टेबिलिटी पा गया, और मैंने अटेंशन ग्रैब करना शुरू कर दिया फोन्स में। एक सोर्स और था कि मेरे कजिन्स थे, वो मुझसे छोटे हैं, तो वो मम्मी उनको मार मार के बैठा के पढ़ाती थी कि नहीं अब तुमको क्लास करना ऑनलाइन। तो मुझे एक मोटिवेशन मिला कि अच्छा ठीक है, चलो वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तब मैं ऑनलाइन क्लास की तरफ और ज्यादा अटेंटिव होकर उसे ज्वाइन करने लगा। अदरवाइज मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम थी कि ऑनलाइन क्लास करना मतलब बहुत बड़ा हैक्टिक। लेकिन धीरे धीरे साइकोलॉजिकली मैं सेटअप होता गया, और काफी चीजें बदली। तो ये पूरी स्टोरी थी। थैंक यू। थैंक यू सौरभ। अब हम, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सभी अपनी कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और हम अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। तो हमने ये भी देखा है इस दौरान कि हमारी कम्युनिटी ने भी कई ऐसी चीज़ें फेस करी हैं जिससे उनको बहुत दिक्कतें हुई। तो हीरा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कम्युनिटी ने कौन-कौन से ऐसे चैलेंजेस को फेस किया और आपने उनकी उनकी उन चैलेंजेस में कैसे हेल्प करी? जी, पहले तो ऐसे वो जी मेरा रूरल एरिया है, तो उसमें पहले मैं घर घर गई, पहले फर्स्ट बार। तो सबने वो बोला मतलब ऐसी महिलाएं क्या करेंगी सीख के, वो तो रसोई तक ही सीमित है, तो उनको मोबाइल चलाना नहीं आता। तो ऐसी कम ही महिला हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। तो मतलब ऐसे मिडिल क्लास ज़्यादा महिलाएं हैं, तो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उनको हस्बैंड, उनके भाई जो भी घर में थे, तो उन्होंने बताया, उनके ससुर, तो उन्होंने बताया मतलब मतलब क्या करेंगी मोबाइल चला के, इनको क्या करना है, मतलब इनको इतनी ज़रूरत ही नहीं है मोबाइल की, तो हम है ना घर में तो कॉल लगा देंगे, हम कॉल रिसीव कर लेंगे। तो फिर मैंने भी उनको बताया कि मतलब ऐसे मैं भी तो एक महिला हूँ, मेरे पास भी पहले मोबाइल नहीं था, मुझे भी नहीं आता था पहले चलाना। हाँ, ये बात सच है, मुझे सच में नहीं आता था, इस मेरे पास डिवाइस नहीं थी इससे पहले, मुझे बिल्कुल यूज करना नहीं आता था। तो जो अभिनव सर है ना, उन्होंने कुछ मुझे फ़ोन पे सिखाया, कुछ मेरे बच्चों ने सिखाया, तो मैं चलाना सीख गई। मैं मतलब सब आने लगा मुझे 4 साल के अंदर। तो फ़ोटोकॉपी करना, और जी मेरे पास वो डिजिटल सिग्नेचर भी है, तो मैं मूल निवासी आय प्रमाण पत्र
जेबी बनाती हूँ। पहले मेरे पास आईडी नहीं थी, तो मैं सभी के इकट्ठा करके सबको मैंने बता दिया था मैं बनाती हूँ। तो दूसरे गांव से भी मेरे पास आवेदन जमा कर देते थे। तो मैं पास में ही था 12-13 किलोमीटर, तो मैं एक साथ 8-10 आवेदन हो जाती थी, तो मैं उनको जमा कर देती थी पहले लोक सेवा केंद्र में। फिर मुझे सर ने बताया, तो फिर मैंने डिजिटल आईडी भी ले ली। डिजिटल सिग्नेचर अब मेरे पास है, मैं घर से ही बनाती हूँ। और मैंने महिलाओं को ऐसे बताया, एक बार गई मैं उनके पास, 2 बार गई, 3 बार गई, तो उनको समझ में आया। तो फिर मैं महिलाएं भी टाइम नहीं निकाल पाती थी, तो मैंने बताया तुम खुद अपने बारे में कुछ तो सोचो थोड़ा बहुत, तुम्हें भी कहीं घर से बाहर निकलना है, यदि कहीं चले गए तो कॉल कैसे लगाएंगे, अपन को भी नंबर याद होना चाहिए घर का। ऐसे कहीं कभी भी फंस गए अपन आउट एरिया में अचानक कभी, तो जाने का तो सभी को वो होता है घर से बाहर निकलने का। तो उनको मतलब 1-2 बार तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मत सीखो, क्या करोगी सीख के। तो फिर मैंने 2-3 बार गई ना, तो उन्हें मतलब मैंने उनको चला के बताया, तो महिलाओं को भी अच्छा लगा कि ऐसे बोल के सर्च करती हैं। असिस्टेंट के बारे में बताया, तो मतलब मैं आपको लिखना नहीं आता, आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन बोल तो सकते हो हिंदी में। तो उनको डिश बनाना, सब्जी कुछ भी बनाना, और ऐसे और कुछ घर की चीज़ निकालना, डिज़ाइन वगैरह, ब्लाउज में डिज़ाइन लगाना, तो ये सारी चीज़ें उनको मैंने बताया ना, तो बोल-बोल के निकालने लगी। तो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा काम है, तो उनको बहुत अच्छा लगा। वाईफ़ाई कनेक्ट करना, उनको बस समग्र आईडी निकालना, ये सारी चीज़ें मैंने उनको सिखाई। तो मैंने उनको जैसे-जैसे 2-3 बार गई, तो ऐसे उनको सपोर्ट किया, तो वो अब आगे बढ़ गई हैं। थैंक यू। थैंक यू हीरा। और जैसा कि इस चर्चा से पहले जब आपने हमसे बात करते हुए बताया था कि आपने अपने अपने आसपास की महिलाओं को व्हाट्सएप बिजनेस चलाना भी सिखाया है, तो आप उसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगी? क्या मैडम? जैसा कि आपने हमको बताया था इस चर्चा से पहले जब हमारी बात हुई थी, तो आपने अपने आसपास की महिलाओं को व्हाट्सएप बिजनेस चलाना भी सिखाया था, तो आप उसके बारे में हमको कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, ऐसे मतलब अपन गाँव तक ही सीमित है वैसे तो। ऐसे मैं सिलाई करती हूँ, मैं सच में भी टेलर भी हूँ। तो ऐसे अपन सिलाई करती हैं, या अपन दूध का व्यापार करती हैं, या फिर और कुछ अपना जो कुछ भी धंधा घर पे है, तो उसको अपन 10 लोगों का, 20 लोगों का ऐसे अपन ग्रुप बना सकते हैं। फिर अपन वो चीज़ जो काम कर रहे हैं उसको अपन ग्रुप में शेयर कर दीजिए, या फेसबुक पे डाल दीजिए, तो अपन मतलब एक साथ 50 लोगों से जुड़ जाएँगे। दोबारा डालेंगे उनको जोड़ के, तो 200 लोगों तक पहुँच हो जाएगी, ताकि अपन फेस टू फेस ऑफ़लाइन किसी से इतना नहीं मिल सकते। ऑनलाइन मीडिया कोने-कोने तक पहुँचे अपनी, इतनी जल्दी अपन कोने-कोने तक पहुँच जाती हैं, जैसे ऑफ़लाइन किसी से कोई नहीं मिल सकता। जैसे अपन ऐसे नहीं मिलते तो कभी नहीं मिल पाते। ऐसे आज अपन ने ऑनलाइन मीटिंग रखी है, तो मैंने ऐसी महिलाओं को बताया, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें अपनी चीज़ें शेयर कर दो। तो उसमें अपन मतलब एक साथ 200 लोगों तक पहुँच सकते हैं। अपनी डिज़ाइन, अपना कुछ भी काम है, वो भी एक साथ 200 लोगों तक पहुँच कर सकता है। तो उससे अपना अच्छा व्यापार हो जाएगा, अच्छा बिज़नेस बढ़ जाएगा। थैंक यू। थैंक यू हीरा। अब हमने ये भी देखा है कि हमारी हमारी जो कम्युनिटी थी उस उनमें कई तरीके से रिसोर्सेज का शॉर्टेज था और उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो सीमा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कम्युनिटी ने इस दौरान क्या चैलेंजेस फेस करे? जी, अभी तो ज़ाहिर-सी बात है कि लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, डिजिटल हो गई। तो बहुत लोगों के पास ये सिस्टम ही नहीं था, ना ही कोई डिवाइस था कि उनको ऑनलाइन सेशन अटेंड करने हैं, स्कूल के भी, कॉलेजेस के भी। तो हमारे कम्युनिटी में भी सेम यही इश्यू था कि सेशन ना अटेंड करते हुए वो लोग क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं मटेरियल यूज़ करने के लिए, तो वो सेशन नहीं अटेंड कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनके अटेंडेंस कम हो रहे थे और कुछ-कुछ लोग तो ड्रॉप आउट ही हो रहे थे। तो ये सारा बहुत इश्यू आ रहा था हमारे कम्युनिटी में। तो हमने क्या किया कि ऐसे ग्रुप को ढूँढा कि जिनको सच में ये सारी प्रॉब्लम फेस हो रही है, और हमने उनके 5 से लेके 10 लोगों का ऐसे ग्रुप बनाया, और जो कि हमारे ब्राइट फ्यूचर का सेंटर रमाबाई नगर घाटकोपर में है।
तो वहाँ के कम्युनिटी के लोगों को हमने एज ए ग्रुप 10-5 लोगों का ग्रुप बना के यहाँ पर बुलाया, क्योंकि यहाँ पर हमारे कंप्यूटर्स अवेलेबल है। तो उन्हें हम लोगों ने उस तरीके से सपोर्ट किया कि आपका जो भी सेशन है या फिर जो भी प्रोजेक्ट है, आप हमारे सेंटर पे कंप्यूटर के साथ आप कर सकते हो करके। तो हमने उस तरीके से काम किया। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे ऑलरेडी स्कूल के एंड हमारे लाइवलीहुड प्रोग्राम के, तो हम लोगों ने उनके लिए ज़्यादातर ये किया, क्योंकि हमारा ऑलरेडी उनके साथ कनेक्शन था और वो यहाँ पर बहुत सेफ भी फील कर रहे थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो चैलेंज है उसको ओवरकम करने की कोशिश की। थैंक यू सीमा, आपने और आपकी कम्युनिटी ने बहुत ही अच्छे तरीके निकाले। अब हम आपको एक बात बताते हैं कि हाल ही में मेधा ने अपने एलुमनाई के बीच एक सर्वे किया था, जिससे हमें ये जानकारी मिली कि जितने भी यंग लोग आज इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू या स्मार्टफोन्स की कमी को झेल रहे हैं, वो ज्यादातर अंडर रिसोर्स बैकग्राउंड से आते हैं। जिससे हमें ये पता चला कि इकोनॉमी एक बड़ा फैक्टर है इस डिजिटल डिवाइड को बढ़ाने में। इससे सिर्फ इंडिविजुअली टैकल करना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। तो रहनुमा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से यंग कम्युनिटी कैसे इस गैप को ब्रिज कर सकती है? जी खुशी, जैसा कि आपने पूछा कि ये हमारी इकोनॉमी सबसे बड़ा फैक्टर है ये चीज़ को लेकर, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आई अंडर रिसोर्स पीपल के अंदर इस चीज़ को लेकर, सबसे पहले तो उन लोगों के अंदर नॉलेज नहीं थी डिवाइस को लेकर, डिजिटल डिवाइस को लेकर। और दूसरी बात ये थी कि उनको अवेयरनेस भी नहीं थी। तीसरा फैक्टर ये था कि अगर सब कुछ है, नॉलेज है, अवेयरनेस है, बट मनी नहीं था परचेज करने के लिए डिजिटल डिवाइस को। और इसी कारण कभी-कभी अगर हो भी जाता था डिजिटल डिवाइस उनके पास, तो उनके पास नेटवर्क इश्यूज़ बहुत रहते थे। तो मेरा अगर सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँ, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे हम लोगों के पास एक्स्ट्रा मोबाइल्स रहता है, अभी तो फ़िलहाल सभी के पास होते हैं एक्स्ट्रा मोबाइल्स, तो हमारे जो भी ओल्ड मोबाइल्स हैं, ओल्ड मॉडल्स के मोबाइल, हम उसको शेयर करें, जिनके पास नहीं है उनको। जैसे हमारा काम हो गया, तो हम किसी और को पास कर दें, वो अपना काम कर लेगा, फिर वो किसी और को पास कर ले, तो ऐसे ही हम वो चीज़ को दूर कर सकते हैं। जैसा कि आप एग्ज़ाम्पल ले लो, हम लोगों के पास बाइक भी है और साइकिल भी है, तो हम साइकिल को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो हम वो साइकिल किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे दें, वैसे ही हम अपना ओल्ड मोबाइल किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे दें, शेयर करते जाएँ अपनी चीज़ें। जी खुशी, थैंक यू। थैंक यू रहनुमा। लेकिन हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या जो हमारे टीचर्स हैं या जो वो लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें मतलब जिनके पास रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन उनके पास उतना अपस्किल्स नहीं है, वो उतने अवेयर नहीं है, तो क्या उनको अवेयर करना और अपस्किल करना भी उतना ज़रूरी है? जी, उनको अपस्किल करना, उनको अपग्रेड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़माने के साथ चलना बहुत ही बड़ी अच्छी बात है और बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि हम अगर पीछे ही रह जाएँगे, तो हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आगे हो क्या रहा है। हमें जानने की ज़रूरत है, हमें जानना चाहिए, आगे नई-नई चीज़ों को एक्टिव करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए नई चीज़ें जो हमारी लाइफ़ में हो रही है या डिजिटल लाइफ़ में हो रही है, सारी नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसी हिसाब से हमको चलना चाहिए। इसी की वजह से हम लोग आगे बढ़ पाएँगे और जो डिजिटल डिवाइड जो हो रहा है अभी सबके अंदर गैप हो रहा है, वो कम हो सकेगा। जी। थैंक यू रहनुमा। अब सौरभ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम ग्राउंड लेवल पे ऐसी कौन-कौन सी इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है, जिनके पास इकोनॉमी की वजह से इतने रिसोर्सेज नहीं है, उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू खुशी। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है। पहली बात ये है कि आपने इकॉनमी की बात करी है, तो मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है कि 1920 के बजट में जो फंडिंग आई थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सेक्टर में, ये लगभग 3750 आई थी। लेकिन 2 साल बाद ही लाइक 2020 और 2021 के बजट में अगर देखा जाए, तो इस सेक्टर में जो फंडिंग आई थी वो 200 करोड़ तक बढ़ गई थी, अपलिफ्ट हो गई थी। तो ये चीज़ आप देख रहे हो कि अपलिफ्टमेंट ईयर बाय ईयर डिजिटलाइजेशन के सेक्टर में और हम कहें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। पर फिर भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्यों कर रही है कि हमारी 70% जो पॉपुलेशन रूरल इंडिया में रह रही है, उसके पास इतना स्मूथनेस नहीं है कि वो डिजिटल सेक्टर से जुड़ सके।
रीजन ये है कि इसका इम्प्लीकेशन वो सोर्स पे तो उतने पैसे हैं, उतनी उतनी इकॉनमी है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर लास्ट पर्सन तक वो चीज नहीं जा पा रही है। इम्प्लीकेशन एक बहुत बड़ा इशू है। तो आपने सोल्यूशन की बात करी है, तो कई 3 टियर सोल्यूशन है, 3 टियर सिस्टम सोल्यूशन। पहला ये है कि अथॉरिटल लेवल पर, गवर्नमेंटल लेवल पर, ब्यूरोक्रेसी लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर हम वहां से अगर गवर्नमेंट इस पर थोड़ा और इसके इम्प्लीकेशन पर काम करती है, उसने बहुत सारे लॉज बना रखे हैं उन्होंने, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन ग्राउंड लेवल तक लास्ट पर्सन तक अगर हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चेंज आएगा। क्योंकि वो बहुत ही वहाँ जो सोर्स है वो बहुत ही पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को अगर लाइन अप किया जाए, स्प्रेड किया जाए थ्रू आउट द इंडिया, कोने कोने पर जहां जहां उसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये चीजें और भी बेहतर होंगी। सेकेंड सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। अगर हम इस स्तर पर कैसे इस चीज को रिड्यूस कर सकते हैं, तो देखिए सबसे बड़ी बात है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हमारे सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, सोसाइटल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक एसएचजी है, स्कूल्स हैं, बैंक्स हैं, और दूसरे दूसरे बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे छोटी बड़ी कम्युनिटीज हैं जो बल्क ऑफ पीपल को होल्ड करके रखी हैं। उन्होंने बहुत सारे लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल को होल्ड करके रखा, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनसे जितने भी कनेक्टेड लोग हैं उन लोगों को भी होल्ड करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, एक प्रिंसिपल ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ एक बल्क ऑफ बच्चों को होल्ड करके नहीं रखते, बल्कि उनके सभी फैमिलीज को अपने से कनेक्ट करके रखते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो प्रिंसिपल कुछ इस प्रकार के होमवर्क अपने बच्चों को देते हैं जिसमें उनके पेरेंट्स का डिजिटल फैक्टर से इन्वॉल्वमेंट हो, लाइक कुछ ऐसे वीडियोस बनाना, कुछ प्रोजेक्ट बनाना, कुछ बहुत इजी सा यूट्यूब से कुछ सीखकर बनाना, जिसमें उनके फादर, मदर और अदर फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट हो। लाइक आप फैमिली ट्री बनाओ तो एक इस तरीके का सिग्नेचर हो, एक डिजिटल सिग्नेचर हो, इस तरीके के कुछ भी सिंपल एक्टिविटीज करके दें। जब इस तरीके से हम एक एक करके जोड़ेंगे, लाइन अप करेंगे, तो ये चीजें बहुत स्तर तक रिड्यूस होंगी। दूसरी चीज है फॉर एग्जाम्पल बैंक में क्या है कि अभी हमारे, चूंकि मैं बहुत पेस्टोरल एरिया से बिलोंग करता हूँ और काफी ग्रामीण इलाका है मेरे यहाँ, तो मैंने कई फैमिलीज को ऑब्जर्व करी है कि यहाँ पर गांव में जो मेल मेंबर्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो घर के बड़े सदस्य होते हैं, सिर्फ उनके पास ही राइट्स होते हैं कि वो बैंक में जाकर या फिर बच्चे के स्कूल जाकर या कहीं और जाकर किसी चीज को वो कनेक्ट कर पाए। तो अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रांजैक्शन करते हैं, स्प्रेड करते हैं, यूनिफॉर्मेशन लाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि बहुत अच्छे से ये डिजिटलाइजेशन का जो पूरा एस्पेक्ट है ये अपलिफ्ट होगा, अपग्रेड होगा। फॉर एग्जाम्पल एक वुमेन है घर की, और उनको घर में रहकर उनको घर के काम ही अलाउड है, उनको बाहर के काम अलाउड नहीं है। तो आप क्या करिए, एक उनका बैंक में अकाउंट खुलवाइए, वो ऑलरेडी वहां जाएंगी और वहां पर सिग्नेचर करेंगी, दूसरे जो डिमांड्स आएंगे बैंक से उनको फुलफिल करेंगी, डिपॉजिट एंड विड्रॉ करना सीखेंगी, तो कई तरीके से उनका डिजिटलाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट होगा। एक कंपल्शन बन जाएगा कि नहीं, उन्हें फोन तो खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक आवश्यकता बन गई है। तो ये एक कम्युनल लेवल का सोल्यूशन है। और थर्ड टर्शियरी लेवल का सोल्यूशन ये है, जो एक इंडिविजुअल लेवल का सोल्यूशन है, एक व्यक्तिगत आधार पर जो सोल्यूशन है, जो समाधान है, वो ये है कि हम जितना हो सके लोगों को अवेयर करें। फॉर एग्जांपल अगर आप गांव में रहते हैं, देखिए ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली डिजिटल डिवाइड की, मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में ही है, क्योंकि शहर में अगर आप एक मेड को भी देखेंगे तो उनके पास वो फोन रहता है, क्योंकि वो जानती है उसका डिमांड है, उसकी नीड है। तो गांव में ये प्रॉब्लम है, तो अगर आप गांव में रहते हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचुरली बन जाती है कि आपके आसपास के लोगों को अगर हो सके तो अवेयर करिए, और हो सके तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और जिस भी तरीके से आप समाधान का हिस्सा बन सकते हैं, जो भी तरीका हो सकता है आप सोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आप वो बन जाइए। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। इसी लॉकडाउन में एक मेरे घर के बगल में एक अंकल रहते हैं, उनकी एज लाइक 40 और 45 ईयर होगी। तो उनका ये था कि उनके फोन में रिचार्ज खत्म हो गया था, सारी फिजिकल कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। अब उस लॉकडाउन में वो बेचारे परेशान थे कि कहाँ से मैं रिचार्ज करूं, कहाँ से ना करूं। तो मैं गया उनके पास, और उन्हें फोन पे एंड दूसरे डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ भी ऐसा पता नहीं था। तो मैं गया और मैंने उनको फोन पे से आई थिंक मैंने रिचार्ज किया, और जब रिचार्ज किया तो वो सडन एकदम लाइक ब्लूजम वो पूरी तरीके से खिल उठे। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया? तो मैंने कहा ये बहुत सिंपल है, आप भी सीख जाओगे। तो मैंने उन्हें थोड़ा सा प्रोसेस बताया कि उनका अगर अकाउंट कनेक्टेड है उनके फोन नंबर से और दिस दैट सारे प्रोसेसेस, तो आप बहुत इजीली ये सब चीजें कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और उनको भी काफी अच्छा लगा, और आज वो खुद अपना रिचार्ज खुद करते हैं। इनफैक्ट वो गैस सिलेंडर, देन टीवी रिचार्ज और दूसरी चीजें भी खुद से ही करते हैं।
तो इस तरीके के 3 टियर सोल्यूशन सिस्टम को हमें अपनाना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। थैंक यू खुशी। थैंक यू सौरभ, आपने बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस बताए हमको। लेकिन हमें शायद ये जान के हैरानी होगी कि आज भी इंडिया में सिर्फ 21% फीमेल मोबाइल यूजर्स हैं, जबकि 42% मेल यूजर्स हैं। जेंडर बायस भी एक मुख्य रीजन रहा है इस डिवाइड को बढ़ाने का। हमने देखा है कि कई घरों में डिजिटल टूल्स को लेकर कभी मजबूरी होती है तो कभी बायस रहता है। तो सीमा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम इन मेजर्स को कैसे टैकल कर सकते हैं। ये जेंडर बेस पे जो भी होता है वो तो सालों पुरानी प्रथा ही हम फॉलो कर रहे हैं उसको। हमारे जो परंपरा है या पुरखों से जो ये आ रही है कि हम जो भी प्रायोरिटी देंगे हम पहले लड़कों को ही देंगे, लड़कियों को ये सारी चीजों से हमें दूर रखना है, उनको अवेयर नहीं कराना है, ये सारी बुरी चीजें होती है, तुम किसी के पास मत जाओ, तुम ज्यादा दोस्त मत बनाओ, तुम यहाँ मत जाओ, तुम ज्यादा हंसो मत। तो ये जो सारे रिस्ट्रिक्शंस है गर्ल्स के लिए पहले से ही मौजूद है। और अगर रही डिजिटल डिवाइस की बात तो सेम यहाँ पर यही सिचुएशन है कि हम लड़कों को ज्यादातर प्रायोरिटी देते हैं। तुम चाहो तो सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर सकते हो। और अगर गर्ल्स की बात आए तो नहीं, गर्ल्स ज्यादातर इन्फ्लुएंस हो जाएगी। वो पता नहीं किसी से चैटिंग करेगी या फिर किसी से बात करेगी या फिर किसकी प्रोफाइल देखेगी, या फिर लड़की बिगड़ जाएगी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये फॉलो होते आ रहे हैं। और ये कैसा है ना कि पहले से ही गर्ल्स को ज्यादा नाजुक समझा जाता है, इमोशनल समझा जाता है, किसी के भी बातों में आ जाती। तो ये जो सारी चीजों की वजह से ही गर्ल्स को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है डिजिटल यूज के लिए कुछ भी। और अगर हम इसको कम करने के लिए बोले तो मतलब ये जो हमारा चैलेंज है इसको हम अगर कम कैसे करें, तो पहले तो अवेयरनेस हमें कराना पड़ेगा कि डिजिटल डिवाइस सबके लिए इक्वली है, सब लोग इक्वल तरीके से यूज कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी तरीके से उनको जो कुछ सर्च करना है वो कर सकते हैं। तो ये हमें अवेयरनेस कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स वही चाहते हैं कि नहीं, लड़कियों को ये सारी चीजों के मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आगे नहीं पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग पहले से फॉलो करते हैं और हम लोग देखते भी है। इवन मूवीज में भी, सीरियल में भी, कहीं पर भी हमें यही ज्यादातर क्वांटिटी में दिखाई देते हैं कि गर्ल्स को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती। तो ये जो एजुकेशन तो एक पार्ट था ही पहले से ही, बट वो कभी ना कभी अभी सुधार आया है। बट ये डिजिटल डिवाइस का जब से ज्यादातर यूज होने के लिए जब ये चर्चाओं में आया है तब से अब तक मेरा जो भी ऑब्जर्वेशन है तो गर्ल्स को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती। या फिर अगर उनके पास ठीक है स्मार्टफोन भी है बट उसमें रिचार्ज अवेलेबल नहीं होगा, अरे तू क्या करेगी रिचार्ज करके। ये जो सारी बातें हैं ना ये पहले से ही आ रही है और हम अलग अलग तरीके से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी घर में लड़का लड़की बहन भाई में डिस्क्रिमिनेशन होता है, देन उनके एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके कपड़ों से लेकर खिलौने तक डिस्क्रिमिनेशन होता है। और अभी तो ये डिजिटल डिवाइस को भी यूज कैसे करना है इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन चालू है। तो अगर हमारा जो फर्स्ट यहाँ पर प्रायोरिटी होगा तो अवेयरनेस का ही होगा कि हमें अगर दिखाई देता है कि ये सिचुएशन यहाँ पर अभी भी है तो हमें वहां पर अवेयरनेस पहले क्रिएट करना होगा। तो अगर वो इंडिविजुअल बेस पे पॉसिबल नहीं है तो हम एज अ ग्रुप, एज अ यूथ हम वहां पर अवेयरनेस क्रिएट करके दे सकते हैं। और जरूरी नहीं कि एक दिन में ही होगा, लेकिन एक दिन तो जरूर होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। थैंक यू। सीमा, जैसा कि आपने हमको एक लड़की के बारे में बताया था जब हमारी इससे पहले बात हुई थी आपसे, तो हम चाहेंगे कि आप हमारी जनता को भी उसके बारे में कुछ बताएं। जी जरूर। तो हमारे एक स्कूल स्टूडेंट थी जो 2017 से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो 2 साल पहले ऐसा था कि कुछ घर के हालातों की वजह से उसको अपना पढ़ाई भी छोड़ना पड़ा और उसको अपना घर भी छोड़ना पड़ा।
तो ब्राइट फ्यूचर ने उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से हेल्प की कि अभी वो 18+ हो गई है और वो अभी हमारे ब्राइट फ्यूचर के लाइवलीहुड प्रोग्राम का भी एक हिस्सा है, जिसकी वजह से उसने ना ही खुद की स्किल डेवलप की है और उसका जो एजुकेशन इनकम्प्लीट था, उसने जिस तरीके से अपना एजुकेशन छोड़ दिया था, अभी वो अपना एजुकेशन भी कंटिन्यू कर रही है। तो ये इंडिविजुअल बेस पे हम लोगों ने इस तरीके से उसको सपोर्ट किया। थैंक यू सीमा, ये तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के। तो हीरा, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में लोगों को समझाने जाती हैं, तो उनकी पहले क्या सोच रहती है और आपके समझाने के बाद उनका क्या रिएक्शन आता है आपके लिए? जी, मैं पहले गई थी, 1-2 बार गई, तो पहले तो वो सीखने से ही मना करते थे कि महिलाएँ सीख के क्या करेंगी? उनको तो घर से बाहर जाना ही नहीं है, तो हम कॉल हम लगा देंगे, हम ही उठा लेंगे कॉल, उनको बात करवा देंगे। तो ऐसे मतलब वो बोलते थे, मतलब महिलाओं को चलाना आता भी नहीं है, वे तो अनपढ़ हैं, क्या करेंगी चला के? और मतलब सीख के भी क्या करेंगे उनको, मतलब तो मैंने बताया, तो मुझे भी नहीं आता था पहले, मैंने बताया तो मैं आज बहुत कुछ कर रही हूँ। तो वो भी अपना मतलब कुछ भी कर सकती हैं, जैसे मैंने फिर उनको सिखा, पहले तो वो मतलब मना ही करते थे, सीख के क्या करेंगी आप, तो बस रहने दो, वो नहीं सीख पाएँगी। आप सिखाना चाहेंगी तो भी नहीं सीख पाएँगी, ये बोलते थे, वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो मतलब मिडिल क्लास ही लोग थे, तो मैंने उनसे बोला, तो मुझे भी नहीं आता था पहले तो कुछ, तो आप कोशिश तो करिए थोड़ा बहुत। तो मतलब उनने थोड़ा, 1 बार गई मैं उनके पास, 2 बार गई, फिर 3 बार गई, तो उन्होंने बोला, आप मैडम बार-बार आती हो, तो आप ऐसा करो, इनको थोड़ा बहुत अब सिखा ही दो। तो मैंने ये उनके पास 1 घंटे, आधे घंटे जो भी उनके साथ बिताया, तो फिर उन्होंने मतलब जैसे ही मैंने उनको बताया, ऐसे उनको आता नहीं था कॉल रिसीव करना। तो मेरे पास 2 मोबाइल, एक टैबलेट है, एक मोबाइल है, तो मैं दोनों साथ में लेके जाती थी। तो मेरे मोबाइल से लगाती, वो नहीं देते तो मेरे मोबाइल से उनको रिसीव करवाती कॉल। तो ऐसे में लगाना, कॉल उठाना सीख गई। तो फिर मैंने सोचा, अब तुम मतलब कैसे करोगी इसको? तो उन्होंने बताया, तो हमको तो नहीं आती बिल्कुल। मैंने तो उनसे बोला, गिनती नहीं आती हमको बिल्कुल। तो मैंने उनको 10 तक गिनती सिखाया। तो आज वो इतनी सक्षम हो गई कि पासवर्ड भी लगाने लग गई मोबाइल में अपने में। और वो यूट्यूब पे बोल के सर्च करने लगी। मैंने उनको बताया, यहाँ से बोल के आप यहाँ टिक करिए, यहाँ टिक करिए, फिर यहाँ से बोल के निकालिए। तो आज अब वो ऐसे वो घर में डिश बनाना है रसोई में, या फिर कुछ कोई सी सब्जी अलग बनाना है, या कोई मिठाई बनाना है, या फिर अपने मोबाइल में वो दिन सिलाई तो अधिकतर करती रहती हैं महिलाएँ, तो उनको डिज़ाइन लगाना नहीं आता था, तो मैंने उनको बताया। तो यहाँ से डिज़ाइन लगाना, अब वो सीख गई। यहाँ तक कि वो वाईफ़ाई भी कनेक्ट करना सीख गए। तो हमारे मोबाइल में डाटा नहीं है, तो मैंने बताया उनको, यहाँ से वाईफ़ाई आप इसको दबा के रखिए, इसमें फिर पासवर्ड डालिए, तो वो ऐसे अब वाईफ़ाई कनेक्ट करना, वो अनपढ़ थी, वो भी वाईफ़ाई कनेक्ट करना सीख गई। तो फिर मैं 2-3 बार गई, तो फिर उनके पति फिर अब मना नहीं करते। उनको अब मोबाइल भी दे देती हैं। मैंने वो बताया उनको, ऐसे सीख गई, तो अब भी मोबाइल भी देना चालू कर दिया उन्होंने। मैं जाती हूँ तो भी फिर नाइट में भी वो 1-2 घंटे उनके पास अब मोबाइल छोड़ने लगे। इनका ये रिएक्शन आया मेरे सिखाने के बाद। थैंक यू मैम। हीरा, जैसे कि आपने हमको बताया था कि आपने 2 लड़कियों के घर जाके उनके घर वालों को समझाया था किसी एक कोर्स को लेके, और अब वो नौकरी कर रही हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उसके बारे में भी हमें बताएँ। हाँ जी मैम। तो ऐसे वो मेरा रूरल एरिया है, तो उन्होंने मतलब 12th तक पढ़ाई तो कर ली थी। मेरा मेरा गाँव में मतलब 10th क्लास तक स्कूल है। तो उन्होंने ऐसे ऑफलाइन आवेदन करके स्कूल से, और उन्होंने प्राइवेट फॉर्म भर के उन्होंने 12th पास कर ली है जैसे-तैसे। तो फिर उनके घरवालों ने वो एक सर थे मेरे 10-15 किलोमीटर पे एक वो सेंटर है यहाँ पे, तो वो कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं वहाँ 6 महीने का, किसी को 1 साल का करना है तो वो करवाते हैं। तो वो सर आए एक बार, तो उन्होंने गाँव में फील्ड किया, तो वो लड़कियाँ मिली, तो उसके पापा ने मना कर दिया कि मतलब हम घर से बाहर नहीं जाओगी, तुमने पढ़ाई वो 12th तक तो कर लिया, अब आगे करके क्या करोगी? तो खाना ही तो बनाने हैं आपको, और कहाँ जाओगी आप, 12th तक पढ़ लिया वो ही काफ़ी है। तो उन्होंने मतलब उनके पापा ने मना किया, उनके माँ उसके पापा के मामा जी ने मना कर दिया, लड़कियों को घर से बाहर मत निकलने देना, तो अब वो बड़ी हो गई हैं, इतना मतलब निकलने के लायक नहीं है। तो फिर उनके पापा घर पे नहीं थे, तो वो
वो मतलब दोपहर में फिर वो मेरे पास आई। उन्होंने बताया चाची हमको तो आगे पढ़ना है और तुम्हें हमारी हेल्प कर सकती हो, हमारे पापा मना कर रहे हैं। तो फिर मैंने कॉल पे उनकी मम्मी से बात की। मैंने बोला इतना ही नहीं पढ़ाते आप, तो आपको निकालने में इतनी दिक्कत आ रही थी घर से, तो मतलब इतना पढ़ा लिया तुमने तो मतलब कोई मतलब का नहीं है 12th क्लास तक। तो फिर उनकी मम्मी ने बोला तुम इनके पापा से बोल दो आप। तो उनने बोली अब तुम बोल रही हो ना, तो हम आगे पढ़ाई इनको करवा देंगे। फिर उनकी मम्मी ने उनके पापा से भी बात की शाम को, तो फिर उनके पापा भी मान गए मेरे कहने से। तो फिर दूसरे दिन फिर वो सुबह 8 बजे मेरे घर पे आ गई और फिर उन्होंने मुझसे बोला कि चाची हमको वो चाहिए, आप निकाल दो हमारा वो जॉब कार्ड। तो फिर मैंने उनका सारा काम छोड़ के सुबह का खाना बनाना, झाड़ू पोछा सब छोड़ के मैं उन्हीं के काम में लग गई। तो फिर मेरे बच्चे भी नहीं थे कि वो हेल्प कर देते, तो मैंने ही उनका उस पे पोर्टल पे जाके देखा, उनके पापा का नहीं था वो जॉब कार्ड। तो फिर मैंने सर से बात की। वो सर मतलब मीटिंग में आए थे एक बार, तो उनका नंबर मेरे पास था। उन्होंने मुझे नाम बताया तो मैं नाम से सर को जानती थी, तो मेरे पास सेव था। उनके पास डिवाइस भी नहीं थी कि मतलब वो शेयर कर सके सर को अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स। तो फिर मैंने सर से बात की तो सर ने बोला इसमें जॉब कार्ड लगेगा, इसके बगैर नहीं हो पाएगा। फिर मैंने बोला ठीक है सर। फिर मैंने वो रोजगार सहायक को कॉल लगाया, तो रोजगार सहायक से मैंने बोला इनका जॉब कार्ड बना दो आप। तो उन्होंने बोला मैं मीटिंग में बात करूंगा, तो सीओ सर को बताऊंगा, तो फॉर्म लगेगा वहाँ, उसने बहुत सारी चीजें बताई, तो तब हो पाएगा। तो फिर मैंने कॉल रख दी, मैंने कि अब कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने फिर से पोर्टल पे सर्च किया, तो मतलब कैसे बनेगा ये, मैंने पहले नहीं बनाया था जॉब कार्ड, ऐसे देखा भी नहीं था, कोई निकलवाने नहीं आया था उस टाइम। फिर मैंने पोर्टल पे सर्च किया, तो मैंने सारी चीजें उसमें डाली, तो उससे फिर मैंने वो आधार कार्ड डाल दिया, अकाउंट नंबर डाल दिया। तो फिर मैंने देखा उसमें तो पंचायत की आईडी मांग रहे थे, आईडी पासवर्ड। फिर से मैंने कॉल लगाया रोजगार सहायक को, मैंने बोला इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है सीओ सर का किसी का, इसमें तो बस आईडी पासवर्ड लगेंगे, तो आप बना दो। मैंने सोचा उनको वैसे तो कुछ काम में आना नहीं है, लड़कियों की पढ़ाई हो जाएगी, कोई पढ़ जाएगा अपनी वजह से, तो उसमें क्या दिक्कत है, वो कुछ काम तो लेंगे नहीं वो उससे। तो उन्होंने बताया तो ये वो उसने फिर आनाकानी की। तो मैंने बोला मुझे ही आईडी पासवर्ड दे दो। तो फिर उन्होंने बोला आईडी पासवर्ड मतलब आप ऐसा कर, वो भी मेरे जेठ का ही लड़का था, उसने कहा चाची आप मुझे इनके डॉक्यूमेंट्स भेज दो, तो आधार कार्ड, अकाउंट नंबर। फिर मैंने उनको व्हाट्सअप कर दिया, तो तुरंत उन्होंने वो बना दिया। फिर मैंने दूसरे दिन उस पे पोर्टल पे चेक किया तो उनका अवेलेबल हो गया। फिर मैंने सर से बात करके सेंटर पे, फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से गई दोबारा, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आई। फिर मैंने सारी पीडीएफ बना के सर को उनके सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, सर ने निकलवा के उनका एडमिशन करवा दिया। उन्होंने 6 महीने जॉब किया, आज उन्हें इंदौर में जॉब मिल गई उसी से। और फिर उसकी छोटी बहन भी रनिंग में चल रहा, उसका उसी जॉब कार्ड से छोटी बहन का भी उसका कंप्यूटर डिप्लोमा रनिंग में है। तो इस तरह से मैंने उनकी हेल्प की। थैंक यू मैम। थैंक यू हीरा, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही बहुत सारी लड़कियों को आपकी मदद मिले। तो आप सभी की बातों से ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया हमें ऑनलाइन दुनिया से कनेक्ट करने का एक बड़ा माध्यम है, लेकिन हमारी एल्यूमिनाई कम्युनिटी में देखा जाता है कि ज्यादातर फीमेल्स सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया को इतना एक्टिवली यूज नहीं करती हैं। तो सौरभ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या पॉसिबल रीजंस लगते हैं आपको, और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू खुशी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो सिक्योरिटी वाला एक एक एक्सपेक्ट तो ये है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर नहीं एक्टिव रह रहा है, यानी कि वो किसी और चीज़ पर अटेंटिव है, लाइक अपनी स्टडीज़, अपने वर्क और दूसरी दूसरी चीज़ों पर। एक बहुत ही जनरल रीज़न ये है। दूसरा जो आपने बात की लड़कियों के परिप्रेक्ष्य में, ये सबसे बड़ा कारण है इसमें आई थिंक साइबर बुलिंग सिस्टम। साइबर बुलिंग क्राइम सिस्टम जो है, ये जो सिक्योरिटी को थ्रेट करता है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। देखिए ये चीज़ हम 100% इसे नहीं कह सकते, कई चीज़ें और भी हैं। प्राइमरी चीज़ ये है कि हमारी इंडियन सोसाइटी बहुत ही मैं कहूँगा कि जो फॉरेन इन्वेशंस है इसके कारण बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हो गई है। जो डीप रूटेड सोशल रिवाइल्स है सिस्टम में, जो जिसमें इस तरीके से समझा जाता है कि लड़के जो होंगे वो बहुत ही तर्कमय होंगे, लॉजिकल होंगे, अग्रेसिव होंगे,
और बहुत ही जो दूसरों के ऊपर आप कहें कि दूसरों को अपने पैरों के नीचे रखेंगे, जबकि लड़कियां बहुत ही ग्रहणशील यानी रिसेप्टिव होंगी या फ्लेक्सिबल होंगी। उन्हें जिस प्रकार से आप मोड़ोगे वो मोड़कर एक जगह एडजस्ट हो जाएंगे, फिक्सअप हो जाएंगे। लड़के तनकर खड़े रहेंगे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। ये वाला जो टेम्परामेंट है, ये सबसे बड़ा रीजन है कि लड़कियों को कई चीजों में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। ये सबसे बड़ा रीजन मेरे ऑब्जर्वेशन में आता है। कई ऐसी फैमिलीज हैं जहां पर उनकी लड़कियां बहुत अच्छी हैं, बहुत लॉजिकल हैं, बहुत ही अवेयर हैं और कई सारे एडवर्स कंडीशन को बेहतर तरीके से हैंडल करना जानती हैं, बट फैमिली उन्हें इस तरीके से नहीं रखती, क्योंकि एक टेम्परामेंट, एक टेम्पलेट बन चुका है उनके दिमाग में कि यही रीजन है। सीमा जी ने भी यही बात कही थी, मैं उनसे बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ। यही बात है कि एक तरीके से जो टेम्परामेंट बन गया है कई सारी फैमिलीज का, वो एक बहुत बड़ा रीजन हो गया कि आपको किसी भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर नहीं जाना है। तो सिक्योरिटी वाला रीजन सबसे बड़ा रीजन है कि फैमिली चाहती है कि उनकी बेटी उनके घर की इज्जत है। ऑब्वियस सी बात है, किसी की भी बेटी, इनफैक्ट बेटा भी घर का इज्जत होता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि अगर उसकी बेटी को एक खरोच भी लग गया तो उसकी इज्जत का क्या होगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण फैमिलीज उन्हें अबेंडन करती है कि आप किसी भी इंटरनेट या किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ोगे। लेकिन देखिए, ये बात कई हद तक सही भी है। सिक्योरिटी किसी भी बेटी के लिए, किसी भी पिता के लिए, माता के लिए उसकी बेटी का सुरक्षित होना, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा बेटे के लिए भी उसके बच्चे का सुरक्षित होना बहुत मायने रखता है। मेरी खुद की बहन है, मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मेरी 14 साल की बहन है, नाम है नैन्सी। वो क्लास 8 में पढ़ती है और थोड़ी सी नटखट है और बदमाश टाइप में है वो। और वो क्या है कि सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती है। वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेरी आईडीज नहीं है, मैं नहीं एक्टिव हूँ बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ सम वर्क, लेकिन वो बहुत एक्टिव रहती है। तो कहीं ना कहीं एज अ गार्जियन के रूप में मुझे डर रहता है कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी इस तरीके से फोटोज शेयर कर रही है और दूसरी चीजें हैं, तो डर तो मुझे लगता ही है। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई फैमिली डरती है और उसे रोकती है कि नहीं आप ये चीज मत करो, तो मुझे लगता है ये बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन ये बहुत आधी बात है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। मेरा मानना ये है कि देखिए, हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें, हर जगह आपको डेप्थ मिलेंगी, कमियां मिलेंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसमें इन्वॉल्व ना हो। अगर हम सोशल सेक्टर से या फिर वर्चुअल मोड से डिस्कनेक्ट होते हैं, मतलब कि हम बहुत सारी चीजें छोड़ दे रहे हैं, अपने आसपास क्या हो रही है ये सारी चीजें छोड़ दे रहे हैं। तो मैंने अपने बहन को ये कहा, उसको नैन्सी को ये कहा कि तुम इन्वॉल्व हो 100%, तुम जहां भी इन्वॉल्व होना चाहती हो, पर हमेशा ये एक बात याद रखो कि कहाँ नेक्स्ट स्टेप, ऐसा कौन सा स्टेप तुम रखोगी जिसके बाद से तुम वहां से वापस नहीं आ सकोगी। उस स्टेप को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। एक मैच्योरिटी, सेंस ऑफ मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है, ताकि ये समझ में आए कि तुम्हें कौन से कदम रखने हैं, कौन से नहीं। अगर तुम फुल्ली इवॉल्व्ड हो, मैच्योर हो, तुम्हारे अंदर इतनी करेज है कि तुम जिस भी स्टेप को रख रही हो उसका जो कंसिक्वेंस होगा उसे तुम अपने ऊपर इंक्रिप्ट करके उस आगे बढ़ सकती हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो एक तरीके से रुकावट नहीं पैदा करेगा, तो तुम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी तुम बहुत छोटी हो, इसलिए अभी तुम्हें एक बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही लिमिटेड वे में काम करना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर करेज आएगी या फिर तुम्हारे अंदर पावर आएगी कि तुम दूसरी चीजों को रिपोर्ट कर सको, और फिर जो भी उससे प्रॉब्लम आने वाली है, जो भी टेंगलमेंट आने वाली है, जो भी जूझने वाली बात है, उससे तुम जूझने के लिए तैयार रहो, तो ये चीज तुम कर सकते हो। तो एक एज सेग्रीगेशन बना दिया जाए कि आप इस एज में थोड़ा कम एक्टिव रहो, अगले नेक्स्ट एज में आप इससे कम एक्टिव रहो, या किसी पर्सन के इंट्यूशन के हिसाब से कि वो कितना अवेयर है, कितना इंक्लूसिव है। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान रखकर, बहुत ही डिटेल्ड वे में ध्यान रखकर, कोई भी फैमिली अपनी बेटी को इन्वॉल्व कर सकता है, बट डायरेक्ट कट ऑफ करना ये बिल्कुल भी गलत है। मैं एक और एग्जाम्पल रखना चाहूंगा कि चूंकि बेटियों के लिए है, तो मेरे घर के 2 घर बाद एक फैमिली रहती है जहां पर 5 लड़के हैं उनके, हाँ, और 2 लड़कियां हैं। तो लड़कों को तो उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत ही रॉयल ट्रीटमेंट दिया, उन्हें मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पढ़ाया, और बच्चों के हाथ में लैपटॉप है और टैबलेट है। मैं खुद देखता हूँ, मेरे छत से दिखाई देता है उनका छत, तो मुझे उनकी सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छे से नजर आती है। बट उनकी 2 बेटियां हैं, उन्होंने अपनी बेटी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास ऐसे कोई एविडेंस नहीं है, नहीं तो मैं आपको यकीन दिलवाता। उनकी 2 बेटियां स्कूल का मुंह तक नहीं देखी हैं, और उनके हाथ में किसी तरीके का कोई इक्विपमेंट नहीं है। वो बस 24 घंटे घर की सफाई में ही लगी रहती हैं।
सुबह-सुबह छत धोना, फिर मैं बता नहीं सकता क्या-क्या है वो। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो हम क्या करते थे, मैं और मेरी दी दोनों फेस्टिवल्स पर लाइक ईद पर या फिर दूसरे फेस्टिवल्स पर हम वहाँ जाते थे और हम ये सारी चीज़ें मैंने वहीं से सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं। तो हम उनसे बात करते थे कि अच्छा एटलीस्ट आप अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज सकती तो कम से कम एक फ़ोन तो दे सकती हैं, एक टच ऑफ फ़ोन, एक एंड्रॉइड फ़ोन, एटलीस्ट सिंपलेस्ट फ़ोन दे सकती हैं। तो बहुत कन्विंस करने पर वैसे वो कह रही थी कि उनकी कम्युनिटी अलाउ नहीं करती इस चीज़ को। मुझे नहीं पता कि ऐसी क्या चीज़ें थी वहाँ पर उन्होंने ऐसा कहा और फिर हमारे थोड़े से कन्विंस करने पर मेरी दीदी थोड़ी उनसे ज़्यादा कनेक्टेड है, कॉर्डियली कनेक्टेड है और आप ये कह सकते हैं एज़ अ नेबर के रूप में। तो उन्होंने उसको फ़ोन दिलवाया उस लड़की को और वो लड़की आज घर में स्टिचिंग सीख रही है, कुकिंग सीखती है और पता नहीं क्या-क्या मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी एटलीस्ट थोड़े स्टैंडर्ड के एक डोमेस्टिक स्टैंडर्ड की चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हैं। तो यही प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन यही है कि अवेयरनेस करना, जागरूकता लाना, बहुत डिटेल जागरूक क्योंकि प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, हम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सोशल क्राइम्स इतने ज़्यादा है, साइबर बुलिंग इतनी ज़्यादा है कि हम इसे छोटे शब्दों में नहीं कह सकते। तो हम इन प्रॉब्लम्स को नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते और इनसे अबंडन भी नहीं हो सकते। हमें बीच का रास्ता निकाल कर बहुत डिटेल्ड वे में सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मेरा आंसर है। थैंक यू। थैंक यू सौरभ। तो सीमा, क्या आप सौरभ की बात में कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगी? जी ज़रूर। फर्स्ट तो जैसे सौरभ ने कहा कि अवेयरनेस तो करना ही है। इवन हमें ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है जो फैसिलिटी हमें उनसे मिल सके, या तो फिर मतलब ज़रूरत हमें दोनों तरीकों से है, ठीक है। जिनके पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है या फिर जिनको उस बारे में नॉलेज नहीं है, और जिनके पास सिस्टम अवेलेबल है और जिनको सारी नॉलेज है, इन दोनों लोगों को हमें कनेक्ट करवाना है। तो हम लोग इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, जिनके पास मटेरियल भी है और जिनके पास सारी चीज़ों की समझ भी है, और जिनके पास मटेरियल नहीं है, जिन्हें इस सारी बातों में अगर अवेयरनेस ही नहीं है, तो हम इन दोनों को कनेक्ट करवा के दे सकते हैं। क्योंकि अगर कनेक्शन होगा तभी लोग भी बढ़ेंगे और उनकी सोच भी बढ़ेगी। थैंक यू सीमा, आपने और सौरभ ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे। अब रहनुमा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हमने देखा है कि आप भी सोशल मीडिया पे उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, तो आपके क्या रीज़न्स हैं इतना एक्टिवली सोशल मीडिया के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनको ना यूज़ करने का? और आप क्या चाहते हैं कि अगर ऐसे-ऐसे सॉल्यूशंस आ जाए तो मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकती हूँ? जी खुशी, जैसा कि आप मुझसे पूछ रहे कि मैं इतना सोशल मीडिया पर एक्टिव क्यों नहीं हूँ, तो मेरा आंसर यही है कि मुझे अभी तक लगा नहीं कि मुझे वो चीज़ की ज़रूरत है। बट मैं अभी सारी फील्ड में एक्टिव हूँ, जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, मैं सब पर अभी एक्टिव हूँ। मुझे पहले लगा नहीं था कि एक्टिव रहूँगी, बट जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी, तो मुझे लगा कि अब मुझे इसकी ज़रूरत है, तो मैं अब ये सब चीज़ में एक्टिव हूँ। और सबसे बड़ी बात तो है सेफ्टी को लेकर, जो कि सोशल मीडिया पर साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ये चीज़ को लेकर। बहुत सारे यानी किसी का भी अकाउंट हैक कर लिया जाता है, बुली किया जाता है कोई भी चीज़ को लेकर, उनकी पर्सनल चीज़ को, या कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट्स जो नहीं शेयर करनी चाहिए किसी के साथ, वैसी चीज़ों को लेकर भी, सेफ्टी को लेकर भी बहुत बड़े ध्यान रखना चाहिए। और आप मुझसे पूछ रहे कि अगर ऐसे सॉल्यूशन निकल आए तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो ऐसे सॉल्यूशन निकल आएँगे तो हम जो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं जो डरते हैं एक्टिव होने से सोशल मीडिया पे, वो हम कर पाएँगे, एक्टिव रह पाएँगे वो चीज़ पर। मेरा कहना ये है खुशी। थैंक यू। थैंक यू रहनुमा। तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि जब से ये सब लॉकडाउन और पैंडेमिक शुरू हुआ था, तो तब से लेके अभी तक कई लोगों ने इन चैलेंजेस से ओवरकम कर लिया है और वो अब डिजिटल वर्ल्ड से काफ़ी कंफर्टेबली कनेक्ट कर चुके हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये संख्या हमारे जो यूथ है उसकी बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सौरभ, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या डिजिटल डिवाइड की प्रॉब्लम सिर्फ़ उनकी है जो इसे फेस कर रहे हैं या पूरी यूथ कम्युनिटी की? जी, खुशी। देखिए जैसा कि आपने कहा कि जैसे ही लॉकडाउन जैसे ही आया तो हमारी सोसाइटी 2 हिस्सों में बदल गई। पहला एक बड़ा हिस्सा, चूँकि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ग्रामीण हिस्सा 70% आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है।
तो एक ये बड़ा सेक्शन हो गया, और एक छोटा सेक्शन जो शहरों में रहते हैं, जो वेल इक्विप्ड हैं इंस्ट्रूमेंट से और अपैरेटस से, और काफ़ी अच्छे से उनके पास एसेट्स भी हैं। तो ये 2 हिस्से बराबर तौर से हमें साफ-साफ देखने को मिलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो लोग वेल इक्विप्ड हैं, जिनके पास इंटरनेट प्रॉपर है, एक स्तर पर, एक लेवल पर, ऑन वन डायमेंशन, ये देखा जाए तो उनको भी कई कई मायनों में नुकसान है। क्योंकि देखिए, मेरा मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, अगर वो शहर में बैठकर उन्होंने प्रॉपर एनालिसिस करके, बहुत पढ़ाई करके एक यूट्यूब चैनल बनाया, और वहाँ पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो, कि उस पर अच्छी-अच्छी चीज़ें डालें, ताकि हमारा एग्रीकल्चर ग्रो अप कर सके और इकोनॉमी ग्रो अप कर सके। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जा रही है कि जो बड़ा सेक्शन, जो 80% सेक्शन है, जो 70% सेक्शन है, जिसके जो डिजिटली इक्विप्ड नहीं है, उनके पास कोई एसेट्स ही नहीं है, तो वो उस नॉलेज को और उस पूरे टेक्नोलॉजी को ग्रैप ही नहीं कर पाएंगे। वो उस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे। वो समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन से खेत में किस प्रकार की फर्टिलाइजर डालने हैं और किस तरीके से उसे ट्रीट करना है। जबकि साइंटिस्ट यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं शहर में, दिल्ली में बैठकर, कि नहीं, मैं ये करता हूँ और सारे किसानों की मदद करता हूँ। तो प्रॉब्लम यहाँ पर उस साइंटिस्ट के लिए भी है और इनके लिए भी, इस सेक्शन के लिए भी है। इसी तरीके से आप हर सेगमेंट में देखेंगे तो वो सेक्शन जो वेल इक्विप्ड है, जो इंटेंसिफाइड है डिजिटल सेक्टर से, वो उसके लिए भी प्रॉब्लम है कई मायनों में। हम इकोनॉमी ले सकते हैं कि उसके लिए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकती है, उसके काम इतना फ्लरिश नहीं कर सकता जिस मेहनत से उसने अपने आप को तैयार किया था। और इधर क्या है कि अभी इनके पास सब कुछ तो है, लेकिन वो उनके आउट ऑफ रेंज से है, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट नहीं है जिससे वो उन चीजों को ग्रैब कर सकें। अभी एक एग्जाम्पल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं, 10 में से 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर फोन है और पूरा मोबाइल सिस्टम है। दूसरे 8 लोग हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं। अब जियो ने बहुत अच्छे प्लान ला दिए हैं, तो अब सब लोग उसे ग्रैब कर सकते हैं, बट वो 2 लोग ही उसे ग्रैब कर पाएंगे, 8 लोग तो कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर उस कंपनी को भी नुकसान हुआ। तो हम फाइनेंस के स्तर पर कहें, या कनेक्टिविटी के स्तर पर कहें, या अवेयरनेस, या एडुकेशन, किसी भी सेगमेंट में कहें, ये डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा डेथ ला रही है, बहुत बड़ी कमी ला रही है। तो डिजिटल डिवाइड जो ये हो रहा है, ये कई मायनों में गड़बड़ है। हमें इसे अपलिफ्ट करना चाहिए, और इसके अपलिफ्ट के लिए मैंने बताया 3 टीयर सिस्टम और दूसरे दूसरे तरीके हैं। तो ये चीजें हैं। बेसिक तौर पर हम कहें तो दोनों की समस्या है, एग्जिस्ट कर रही है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे पर। जो जितना डिप्रेस होगा, दूसरा भी उतना ही डिप्रेस होगा, जो जितना अपग्रेड होगा, दूसरा भी उतना ही अपग्रेड होगा। तो ये पूरा सिस्टम है। थैंक यू। थैंक यू सौरभ। तो रहनुमा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम इस इशू की तरफ अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं। जी खुशी, आप अगर मेरा सॉल्यूशन आप अगर ओपिनियन लें, तो मैं कहना चाहूँगी कि हर लोग, यानी जिनके पास है मोबाइल, उनके पास नॉलेज भी है, अवेयरनेस भी है, बट उनको वो पूरी तरह से यूज़ नहीं करते। जैसे कि आप समझ लो, हम लोगों के पास डिवाइस है, हम लोग के पास इंटरनेट भी है, सब कुछ है हम लोगों के पास, तब भी हम उसको मैक्सिमम लेवल पर यूज़ नहीं करते। चलो वो बात तो हो गई अलग, पर हमारे पास नॉलेज भी है, बट वो हम नॉलेज किसी और को शेयर नहीं करते, हम किसी और को नहीं बताते जो ये सब चीज़ों से अवेयर नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर आप मुझसे सॉल्यूशन पूछे, तो मैं सॉल्यूशन यही कहूँगी कि रात को जब, यानी मेल फीमेल जो भी, सब थकान वगैरह हटाकर कभी अपने फ्रेंड्स के पास बैठते हैं, या कहीं पर भी आउटसाइड जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो जो लोग अवेयर नहीं है ये चीज़ को लेकर अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने आस पड़ोस में, उनको वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए, वो नॉलेज बांटनी चाहिए, डिवाइस को लेकर, इंटरनेट को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर उनको शेयर करनी चाहिए अपनी नॉलेज, और उनको बताना चाहिए कि आज के ज़माने में ये सब चीज़ें हमें कितनी इम्पोर्टेंट है और हमें कितना आगे लेकर जा सकती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं, तो लोग उतना भी अभी अवेयर नहीं हुए हैं कि वो बिजनेस कर पाएँ पूरी तरीके से। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोगों को ऑनलाइन तरीके में लाना कैसे है। तो हमें अवेयरनेस कैंप रखना चाहिए इसको लेकर। हमें एनजीओज़ को और गवर्नमेंट सेक्टर जो है हमारे, उनको दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो ये सब चीज़ों में आगे आएँ और हमारी यूथ पावर जो है उनको एनकरेज करें डिजिटल डिवाइस को लेकर। थैंक यू खुशी। थैंक यू रहनुमा। और आप सभी ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। तो मेरा आप सबसे एक ही सवाल है कि इस मंच के द्वारा आप अपनी संस्थाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपकी और आपकी कम्युनिटी की इस डिवाइड को ब्रिज करने की
डिवाइड को ब्रिज करने के लिए आपको किस तरीके से सपोर्ट करें। तो हीरा, जैसे कि आपने डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के साथ मिलके बहुत सारे लोगों को डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ा है और उनको जागरूक बनाया है, तो आप और क्या चाहती हैं कि कौन-कौन सी संभव कोशिशें करी जाएँ? मैं डिजिटल फाउंडेशन से जुड़ी हूँ, तो मैंने घर-घर जाके तो महिलाओं को सिखाया ही है, तो उनसे मतलब शेयर करना भी सिखाया, उनको घरवालों को मोबाइल महिलाओं को दे मिलते जो नहीं शेयर करते थे, तो इतना तो हो गया कि वो शेयर करें। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मतलब 5-6 लैपटॉप मेरे सेंटर पर ही उपलब्ध करा दिया जाए, तो उससे जो कम्युनिटी है ना, तो उस सीखने में उनको अच्छा भी लगेगा और उनकी हेल्प भी हो जाएगी, तो वो जो एक्टिव हो गए हैं, तो थोड़े और आगे भी एक्टिव हो जाएंगे। यही मैसेज पहुंचाऊंगी मैं, यदि मुझसे सवाल करे मेरा डिजिटल फाउंडेशन, तो मैं यही सलाह दूंगी। थैंक यू। थैंक यू हीरा। तो सीमा, हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने ब्राइट फ्यूचर के साथ मिलके इतने सारे लोगों को इंटर्नशिप्स एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई हैं और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करवाया है जहाँ पे वो अपने करियर से जुड़ सकते हैं, तो आप और क्या-क्या चीजें चाहेंगी कि ब्राइट फ्यूचर आपकी और आपकी कम्युनिटी की किस तरीके से हेल्प करे? जी, फिलहाल के अगर सिनारियो की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम कम्युनिटी में कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ब्राइट फ्यूचर मिशन रात के तौर पे कम्युनिटी में राशन डिस्ट्रीब्यूशन का तो काम कर ही रही है, बट जब मैं एज अ नागरिक या फिर एज अ सिटीजन अगर मैं सोचती हूँ कि मेरे कम्युनिटी में इस तरीके से बदलाव हो, तो मैं चाहती हूँ कि हर एक कम्युनिटी में उनके नीड के हिसाब से एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहाँ पर जिनको भी प्रॉब्लम है वो आके खुद का ही सॉल्यूशन वहाँ पर निकाल सकते हैं, उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल कि अगर कुछ सोशल इशू है, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ के नगर सेवक के पास फिर जो कम्युनिटी लीडर है उनके पास जाके वो कंप्लेंट करते हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, डिले होते जाता है कि ये कम है या वो ज़्यादा है, ऐसी सारी चीज़ों की वजह से वो काम कंप्लीट नहीं हो पाता। तो मैं चाहती हूँ कि हम इस तरीके से कम्युनिटी में काम करें कि पब्लिक को कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो खुद ही इस इतने काबिल बने कि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करे। तो मैं ये चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सीमा। तो रहनुमा, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि साज फाउंडेशन ने स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन, राइट्स के ऊपर, फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर और बहुत सारे कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो आप और क्या-क्या चीज़ें चाहती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से? जी खुशी, मैं अपनी फाउंडेशन को जो है मैं यही मैसेज पहुंचाना चाहूँगी कि सिटी एरिया में तो हम सारी चीज़ें अवेलेबल देखते हैं, बट स्लम एरियाज़ में जो है, जो बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर ये सब सुविधाएं नहीं होती। तो मैं चाहूँगी कि मेरी फाउंडेशन जो है वो हर एक स्लम एरिया में जाकर एक ऐसा सेंटर खोले जहाँ पर सारे एज के लोग आ सके, कोई एज रिस्ट्रिक्शन ना हो डिजिटल वर्ल्ड को सीखने में, इंटरनेट को सीखने में। तो वो आकर सीखे और जो उन्होंने सीखा उनके वीडियोस बनाए जाए। उनको वीडियोस बनाने के बाद जिनका वीडियो सबसे ज़्यादा पसंद आया उनको रिवॉर्ड दिया जाए, जिससे कि वो और ज़्यादा अपनी बात बात रख सके डिजिटल वर्ल्ड में। मैं यही चाहूँगी, और सारे एज को लेकर वो ये बात, ना कि यूथ को, सारे एज को लेकर। जी खुशी। थैंक यू रहनुमा। अब सौरभ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेधा यूथ को स्कूल के बाद आगे बढ़ने के लिए प्रिपेयर करता है और इसके लिए वो बहुत सारे प्रोग्राम्स और इवेंट्स ऑलरेडी कंडक्ट करते हैं। लेकिन आप और क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस या सपोर्ट चाहते हैं मेधा की तरफ से? जी खुशी, जैसा आपने कहा कि मेधा ऑलरेडी बहुत सारे काम कर रही है एक यूथ को उसके एजुकेशन से ट्रांसफ़र करके उसके इंटर्नशिप या फिर उसके जॉब स्ट्रीमलाइन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल वो अपने बेस्ट कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटीज़ को हैंडल कर रही है, बहुत एफिशिएंटली काम कर रही है। बट अगर मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी अगर डिजिटल सेक्टर में
मैं यही कहना चाहूँगी कि मेधा को एक मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम लगाना चाहिए। लाइक अभी आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर्स और दूसरे-दूसरे सिस्टम लगाए जाते हैं, गाँव-गाँव, घर-घर जाकर वो एडवर्टाइज़ करते हैं। यहाँ एक मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम लगाना चाहिए जो इंडिया के उन हिस्सों में जाए जो ज़्यादातर रूरल एरिया हैं, ज़्यादातर एग्रो बेस्ड एरिया हैं, जहाँ पर अवेयरनेस की कमी है, जहाँ पर इकोनॉमी की भी कमी है। ऐसे एरियाज़ में जाएँ और वहाँ पर डिजिटलाइज़ेशन के जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, वो उन्हें उनसे अवेयर करें। जैसे कि हमारे टैब में होता है और टैब में हमारे बेसिक कंप्यूटर सिस्टम को लाइक एमएस वर्ड एंड ऑल सब सिखाया जाता है, वैसे ही डिजिटल सेक्टर के जो छोटे-छोटे पॉइंट लाइक कैसे आप गूगल से कुछ सर्च कर सकते हैं, कैसे आप यूट्यूब को चला सकते हैं, कैसे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल थिंग्स होते हैं जो एक छोटा-सा बच्चा भी करता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाए क्योंकि उसकी ज़रूरत और उसकी नीड है। तो ये चीज़ मोबाइल होनी चाहिए और अलग-अलग हॉल्ट्स में होनी चाहिए। तो अगर एक बार ये चीज़ें होती हैं तो ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीज़ें सिर्फ़ एक यंगस्टर्स तक नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर देखिए अभी मेधा क्या काम कर रही है, अभी एक जो थर्ड जनरेशन है, जो बच्चों वाली जनरेशन है, उस पर काम कर रही है। अगर ये यूथ पर और साथ ही साथ जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, ये तीनों जनरेशंस पर काम करे, तो बहुत रेंज ऑफ टाइम की बजाय हम बहुत थोड़े समय में एक सडन चेंज लाएँगे और डिजिटलाइज़ेशन अपग्रेड होगा, डिजिटल डिवाइड कम होगा और इस तरीके से ये बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं ये ऑर्गनाइज़ेशन। बस मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू लीडर्स, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी के सजेशंस को आपकी ऑर्गेनाइजेशंस इम्प्लीमेंट करें। तो अब टाइम है हमारे कुछ लाइव और हमारी ऑडियंस के क्वेश्चंस का। तो प्रभा हमसे पूछ रही हैं कि क्या हमें पर्सन टू पर्सन कनेक्ट करना चाहिए या हमें एक ग्रुप से या मास में कम्युनिटी के साथ बात करने की ज़रूरत है। तो सीमा, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस क्वेश्चन के लिए? जी, तो ज़ाहिर सी बात है हम दोनों भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन भी हम कर सकते हैं या फिर अगर हम एक साथ लोगों से भी बात कर सकते हैं। बट यहाँ पर डिफरेंस इस तरीके का होगा कि अगर हम पर्सन टू पर्सन बात करेंगे तो उसके नॉलेज के हिसाब से या फिर वो क्या चाहता है इस हिसाब से हम इंडिविजुअल बेस पे ही मतलब हम एक ही साइड फेस कर पाएंगे। बट अगर हम बहुत सारे लोगों के साथ बात करेंगे तो एक दूसरे के साथ शेयरिंग भी हो जाएगा या फिर वो सब लोग किस तरीके से सोचते हैं ये भी पता चल जाएगा और हमें वहां पर किस तरीके से बात करने हैं ये भी हमें समझ में आएगा। तो ज्यादा बेनिफिट होगा मास से, क्योंकि अगर हम एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक साथ ही सबको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो कैसे होगा ना कि जल्दी से कैच हो जाएगा। और फेस टू फेस अगर उनको जो भी चैलेंजेस है या फिर उनको जो भी मुश्किल आती है वो अपने ग्रुप के साथ ही वो डिस्कस कर पाएंगे, ना कि इंडिविजुअल इस पे वो ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो मैं तो वो मास का ही बता पाऊंगी कि यही ज्यादा हमारे लिए बेटर है। थैंक यू। थैंक यू सीमा। हीरा, आप कुछ बताना चाहेंगी? वो सीमा जी ने बहुत अच्छा बताया। फेस टू फेस मिलेंगे तो ही अच्छा रहेगा, लोगों से ज्यादा करके वैसे तो सभी के साथ ऐसे एक साथ उनकी सोच भी अपन सुन पाएंगे, अपना भी उनको बता पाएंगे, तो एक साथ 10-20 लोगों से एक साथ मिल पाएंगे, तो यही पर्सन टू पर्सन ठीक रहेगा। थैंक यू। थैंक यू हीरा। अब हमारे पास जो हमारा अगला सवाल है वो है उत्कर्ष का। तो उत्कर्ष ने हमसे पूछा है कि हम सोशल मीडिया को एक सेफ स्पेस कैसे बना सकते हैं हमारे यंग जनरेशन के लिए। तो सौरभ, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी। देखिए, सोशल मीडिया पर अगर हमें एक सेफ स्पेस बनाना है तो सबसे पहले जो प्रोसेसेस हैं रिपोर्टिंग की, इसे कम करना होगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी को आप इसे बहुत अच्छा बना सकते हैं इस कंडीशन में कि अगर आप एक टच दें और रिपोर्टिंग हो जाए। क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे लोग इसलिए ही नहीं करते रिपोर्टिंग क्योंकि उन्हें बहुत सारे टेंटेटिव से, बहुत सारे इंटेंगलमेंट और से जूझना पड़ता है। वो इस डर से ही नहीं जाते कि उन्हें 10-15 दिन या फिर महीनों गुजारने पड़ सकते हैं, थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अगर ये चीज खत्म हो जाए और ये एक सडन एक्शन दिया जाए और एक सडन रिजल्ट आ जाए, कंसिक्वेंस आ जाए, तो ये बहुत अच्छे से हो सकता है। इसके लिए आप देखिए व्हाट्सएप पर रिपोर्टिंग की सिस्टम दी गई है। अगर रिपोर्टिंग के साथ एक्शन का भी रिपोर्टिंग इस तरीके से हो कि एक्शन जो हो वो कंटेम्प्ररी, जो
बहुत ही आपके क्षेत्रीय जो सिक्योरिटी सिस्टम है उससे जुड़ी हो, तो ये बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि ये रिपोर्टिंग सिस्टम सेंटर पर जाती है, वहां से फिर बाइफिगरेट होती है अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग एरियाज में, तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है, इसमें बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, किसी पर भी, किसी भी सोशल साइट पर हमें ये करना होगा कि सिक्योरिटी सिस्टम को इतना स्ट्रांग करना होगा कि कोई भी कॉन्टेम्प्ररी, यानी जो समकालीन आपके सिक्योरिटी सिस्टम है उससे जुड़ा हो, ताकि आपको लंबा सफर न तय करना पड़े, बहुत डिस्टेंस ना कवर करना पड़े और चीजें इजीली हो जाए। थैंक यू। थैंक यू सौरभ। रहनुमा, आप कुछ बताना चाहेंगी हमको? जी, मैं सौरभ जी की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस हो जाता है रिपोर्टिंग करने का, क्योंकि उस पर्सन को या उस इंसान को बहुत धक्का खाना पड़ता है वो चीज़ के लिए कि उनको उस पे यानी जो है उनको सिक्योरिटी मिले या कोई चीज़ को लेकर उनको आगे आए उनकी सिक्योरिटी को लेकर। तो मैं सौरभ की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। जी। थैंक यू रहनुमा। सीमा, आप कुछ बताना चाहेंगी हमको कि हम सोशल मीडिया को एक सेफ स्पेस कैसे बना सकते हैं? अगर सोशल मीडिया की बात आती है तो उसमें हम किसको फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा हमें फोकस देना ज़रूरी है कि जाहिर इसको फॉलो करेंगे हमें उसी के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर हम किसी भी एरे गेरे को या फिर किसी भी एक ऐसे पेज को फॉलो करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो उससे हमें कुछ ज़्यादा सीखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हमें पहले प्रायोरिटी वो रखना है कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं या फिर किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं या किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये बात हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। थैंक यू सीमा। अब हीरा जी, अगला सवाल आपके लिए है कि सचिन जी जानना चाहते हैं कि हम अपना जॉब कार्ड कैसे बनवा सकते हैं? जी, ये जॉब कार्ड के लिए ऐसे पात्रता होना चाहिए, जैसे किसी के पास मतलब गांव लेवल पे बता रहे रूरल एरिया के हिसाब से, तो उसके पास 2 बीघा जमीन होना चाहिए, 2 से 5 के बीघा के बीच में उसके पास होना चाहिए, और उसका कच्चा मकान होना चाहिए, है ना। और उसके पास समग्र आईडी हो, अकाउंट नंबर हो, आधार कार्ड हो, तो वो सेंटर पे जाके, ऐसे मैं बनाती हूँ, मैं खुद ही अभी बना रही हूँ, ये श्रम कार्ड का काम चल रहा है अभी, जॉब कार्ड का। तो उसी मतलब जॉब कार्ड, श्रम कार्ड, मजदूरी कार्ड एक ही बात है। तो वो जो पात्रताधारी हैं उन्हीं का जॉब कार्ड बनेगा। ऐसे मतलब सच बताएगा तो ही उसका जॉब कार्ड रहेगा। बाद में ऐसी सर्वे होगी ना, तो जिसको वो अपात्र माना जाएगा तो उसका जॉब कार्ड हटा दिया जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट उसके लिए जरूरी हैं। उसका मोबाइल नंबर लगेगा, ओटीपी से बनेगा, उससे ओटीपी आती है और थंब भी लगेगा उसमें, और आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, 3 चीज ऐड होगी। ठीक। थैंक यू हीरा। अब हमारा अगला सवाल है अनुपम की तरफ से। तो अनुपम ये जानना चाहते हैं कि हम जेंडर इक्वालिटी को कैसे प्रमोट करें? इसके लिए हम कोई किताब पढ़ सकते हैं या कोई मूवी जो इसके लिए आप रेकमेंड करना चाहेंगे? तो रहनुमा, हम आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे। जी, खुशी का जैसा कि अनुपम जी ने पूछा कि हम जेंडर इक्वलिटी को कैसे, यानी जो भेदभाव हो रहा है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो जी हम किताबें जो हैं वो जेंडर इक्वलिटी पे बनाई जानी चाहिए, जो जेंडर को समझाए कि उसकी महत्वता क्या है। और मूवीज़ भी बहुत हेल्प करेंगी, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा सीक्रेट सुपरस्टार, जो एक फीमेल के ऊपर बेस्ड है, जो अपना सपना पूरा करना चाहती है पर वो फैमिली की वजह से वो पूरा नहीं कर पाती। तो जी, इसमें किताब और मूवी दोनों ही हेल्प करेंगी इस चीज़ को लेकर। जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू रहनुमा। सौरभ, आप कुछ बताना चाहेंगे? ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। सबसे पहले तो किताबों और मूवीज़ के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बुक्स और मूवीज़ तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी फीचर्ड मूवीज़ हैं। मुझे याद नहीं है पर्सनली, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ सॉल्यूशन मैं ज़रूर बताऊँगा। देखिए, जेंडर इनइक्वालिटी एक ऐसी समस्या है जो कहीं किसी किताब या किसी चीज़ों से नहीं आई, ये साइकोलॉजी से निकल कर आई है। यानी कि किसी तरीके की कंक्लूज़न को किसी ने बहुत स्ट्रांगली फर्मली बाँध लिया है और वहीं से वो चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं बाहर। कोई भी चीज़ ऐसी, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि कुछ भी अगर हमें फिजिकल वे में दिखता है तो पहले वो हमारे दिमाग में बनता है। तो
रीजन अगर हमें सोर्स तक जाना होगा, जहां पर रूट है, जो डीप रूटेड सिस्टम है, वहां पर जाकर हमें इसे डिसॉल्व करना होगा। डिसॉल्व करने के प्रोसेसेस क्या क्या होंगे? देखिए, अगर बहुत सारे थ्योरेटिकल और दूसरी चीजें हैं, आप सब समझते हैं, सभी चीजों को सबने पढ़ाई करी है। प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि ट्रांजैक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि जेंडर इक्वालिटी आपको लाना है तो आपको नीड जनरेशन का काम करना होगा। अपने घरों में जो भी लड़कियां या जो भी विमेन्स हैं, उनको किसी तरीके से उनको एक सेगमेंट में बांधकर मत रखिए कि ये आपका काम है, ये आपका काम है, ये आपका नहीं। आप एक यूनिफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी को तैयार करिए, एक सेम प्लेटफॉर्म पर यूनिफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर के एक बच्चे के पिता ही उसके स्कूल या बैंक या फिर मार्केट जाएंगे। वो वुमेन्स भी बैंक में जाए, वो वुमेन्स भी स्कूल में जाए, और वो वुमेन भी मार्केट में जाए। स्कूल में जाएंगी तो उनका डिजिटल एक्सपोजर होगा, बैंक में जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है, बिना फोन के तो कुछ भी नहीं चलने वाला। और साथ ही साथ अगर हम मार्केट में जाएंगे तो आजकल बहुत सारे फोन पे एंड डिफरेंट मोड्स चल रहे हैं, तो इस तरीके से आपका इन्वॉल्वमेंट होगा। ट्रांजैक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होगी वो नीड जनरेट करेगी, और नीड जनरेशन होगा तो कंपल्शन होगा, कंपल्शन होगा तो आप उस वे पर प्रोसीड करेंगे तो आप अवेयर होंगे तो सीखेंगे, और इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और सिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। थैंक यू। थैंक यू सौरभ। हीरा, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कुछ सजेशंस देना चाहेंगी इस चीज के लिए। बताया सौरभ ने, तो मतलब क्या बताऊं मैं, उनने बहुत अच्छा बताया, उन्हीं से सहमत हूँ मैं, सौरभ जी से। थैंक यू हीरा। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि है अनस का। तो अनस हमसे पूछ रहे हैं कि डिजिटल अवेयरनेस जैसी चीजें क्या हमें करिकुलम में ऐड करनी चाहिए? तो सीमा, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं हम। जिस तरीके से कुछ भी सेशन लेना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट के साथ, तो जाहिर सी बात है कि किताबी तो बहुत सारी चीज़ें हुई कि किताबी नॉलेज हम लोग बहुत सालों से कर रहे हैं, ठीक है। अगर डिजिटल के मामले में अगर हमें इस तरीके से पढ़ाना है तो हम उनको पीपीटी दिखा सकते हैं एक क्रिएटिव वे से, जैसे कि कार्टून टाइप्स में हम कुछ रेडी कर सकते हैं जो हमें ज़्यादातर एकदम अच्छा लगे और अट्रैक्टिव लगे देखने में, सीखने में। कुछ सॉन्ग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं उसमें। मतलब टीचर ने पहले उस डिजिटल लाइफ में उनको खुद को ढालना चाहिए। देन जब वो खुद को ढालेंगे उस साँचे में, देन जब वो साँचे से बाहर आएंगे तभी वो जाके स्टूडेंट को सिखा पाएंगे। क्योंकि बहुत बार, जैसे कि मेरा भी एक्सपीरियंस है, जब मैं स्कूल में थी तो मुझे किताबी नॉलेज बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे डांस, ड्रामा, एक्टिंग, यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादातर पसंद थी। और अभी के भी हमारे समाज में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनको इसी चीज़ में आगे बढ़ना है और इसी चीज़ में उनको इंटरेस्ट आता है। तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से डिजिटल डिवाइस को कनेक्ट करना है एज अ करिकुलम में हमें। तो वो पीपीटी भी दिखा सकते हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी दिखा सकते हैं, या फिर एक ऐसे गेस्ट को बुला सकते हैं जिनके वजह से, मतलब ऐसे गेस्ट को बुला सकते हैं जिनका फील्ड उसी में उन्होंने कंप्लीट किया होगा। तो जब ये सारे स्टूडेंट एज अ रोल मॉडल या फिर उनका फ्यूचर उन्हें अगर दिखाई देगा उसमें, तभी उनको ये सारी चीज़ें सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, मैं ये कह सकती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सीमा। हम आप बाकी सभी से जानना चाहेंगे कि आप लोग क्या सीमा की बात से सहमत हैं या आप उसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी मैं सहमत हूँ सीमा की बात से। जी, मैं भी सहमत हूँ सौरभ जी और सीमा जी की बातों से, जो कि बहुत अच्छा सॉल्यूशन होगा। थैंक यू। तो अब हमारा अगला सवाल है पूजा की तरफ से। तो वो सौरभ से जानना चाहती हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अभी बताया कि हमें ओल्ड जनरेशन को भी अवेयर करने की ज़रूरत है, तो हम उन्हें किस तरीके से इस डिजिटल वर्ल्ड के या इस डिजिटल वर्ल्ड के टूल्स को यूज़ करना सिखा सकते हैं? जी धन्यवाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो पहले तो मैं उनका टेम्परामेंट बताता हूँ। मेरे पापा की बात बताता हूँ मैं। मेरे पापा कुछ इस प्रकार हैं कि अब वो ज़्यादातर सीखना नहीं चाहते, बताना चाहते हैं। अगर आप उन्हें सिखाने बैठेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप सब समझ रहे हो ये।
प्रॉब्लम ये इसका सोल्यूशन ये है कि हम उन्हें सिखा नहीं सकते बहुत सारी चीज़ें। मेरे साथ ऐसा है, बहुत मैंने ऑब्ज़र्व किया कि सभी जो बाबा लोग हैं, जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, दादी लोग हैं, अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं कि वो बहुत कुछ सीखना अब नहीं चाहते, क्योंकि अब उनका टेम्पलेट कुछ और हो चुका है। तो अब हम उन्हें इस तरीके से एक-एक चीज़ें बता नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ऐसे बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अब वो बस अट्रैक्ट हो गए उसके लिए। अब उसके लिए उन्हें जाना ही पड़ेगा साइबर कैफ़े पर और अपनी डिटेल्स को फुलफ़िल करवाना ही पड़ेगा। अगर साइबर कैफ़े नहीं है तो किसी न किसी तरीके से सोर्स से उनको फुलफ़िल करवाना पड़ेगा। तो बस जो भी गवर्नमेंट की इम्प्लीकेशन, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो उनको बस उन पॉलिसीज़ तक ले जाइए और उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए, चीज़ें उनको बताते रहिए और आप देखेंगे कि वो खुद ब खुद इस चीज़ की तरफ ओरिएंट हो जाएँगे। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे बाबा, मेरी एक खुद की पतंजलि की शॉप है, तो पहले यहाँ पर वो ट्रेडिशनल मेथड चलता था पेमेंट का, लाइक कैश देना-लेना। लेकिन अब जैसे-जैसे लोग कस्टमर आते हैं तो पूछते हैं कि आपके यहाँ पेटीएम नहीं है? तो बाबा पूछते हैं ये क्या हो गया? ये क्या है? तो मैंने उनको समझाया कि अब पेटीएम एक ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन सिस्टम आ रहा है, अब आप इसे अपने दुकान पर इंस्टॉल करिए और आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो आपके बैंक में जाएगा। तब वो बहुत अच्छे से वो उन्होंने देखा कि अच्छा ये चीज़ तो बहुत लाजवाब है और ये मेरी ज़रूरत की चीज़ है। तो उन्होंने इंस्टॉल करवाया हमारी दुकान पर और इस तरीके से वो अब बहुत सारी चीज़ें फ़ोन की चीज़ें सीखते हैं। वो कहते हैं कि अब मुझे लगता है फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से सीखना पड़ेगा। तो नीड जो है, अगर हम उनको उस तक ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाती हैं। और रही बात सिखाने की, तो हम उन्हें क्लास लेकर तो कभी सिखा नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। थैंक यू सौरभ, आपने बहुत ही अच्छा तरीका बताया जिससे हम अपनी ओल्डर जनरेशन को अवेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है शिवांशु का। तो वो पूछ रहे हैं कि रूरल एरियाज जहाँ पे नेटवर्क की काफ़ी इश्यूज़ होते हैं और काफ़ी दिक्कतें होती हैं, वहाँ पे हम डिजिटल अवेयरनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सीमा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। जी, आपको याद होगा कि बहुत पहले मतलब बहुत साल पहले ऐसा होता था ना कि बहुत सारे गांव में टीवी नहीं होती थी, तो वो लोग क्या करते थे, एक बड़े से पर्दे पे मूवी दिखाते थे, कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का, और जितने भी गांव के लोग हैं वो एक साथ एकजुट, उनका एक स्पेसिफिक टाइम रहता था जिसमें सब लोग गांव वाले जमा होते थे और वो मूवी बड़े पर्दे पे देखते थे। ठीक है, तो इससे हम इस टाइम पे ऐसे कर सकते हैं ना कि ठीक है चलो इंटरनेट नहीं है, या फिर कोई भी सुविधा नहीं है, मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, अगर ऐसे ऐसी सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो एज अ टीम 10 से 15 लोगों का टीम हम लोग वहां पर अगर लेके जाते हैं, और हमें जो भी अवेयरनेस करना है या फिर जो भी हमें सिखाना है वहाँ के लोगों को, हम वहाँ पर एज अ रोल प्ले के थ्रू वहाँ पर सिखा सकते हैं, स्ट्रीट प्ले कर सकते हैं कि हम कैसे कनेक्ट करें। और अगर दूसरी ये बात कि वहाँ पर हमें अगर इंटरनेट प्रोवाइड करना है या फिर, तो हमें ऐसे लोगों से वहां पर कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर कनेक्शन का एक पार्ट बताया था कि जिनके पास फैसिलिटी नहीं है और जिनके पास ये सारी सुविधा उपलब्ध है, तो हमें ऐसे लोगों को वहां पर कनेक्ट करना है, तभी जाके गांव में या फिर उस एरिया में सुधार आएगा। तो कनेक्शन बनाना हम एक कर सकते हैं, या फिर वहां पे जाके हम टीम में स्ट्रीट प्ले कर सकते हैं, तभी जाके वहां पर अवेयरनेस या फिर उनका जो भी प्रॉब्लम है वहां पर सॉल्व हो जाएगा। बस, थैंक यू। थैंक यू सीमा। हीरा, आप कुछ इस चीज़ में और बताना चाहेंगी हमको? जी ने बहुत अच्छा बताया। वैसे तो ऐसे अपन जाके, पहले ऐसा ही होता था, वैसे बड़े पर्दे पे कैसेट के जरिए सभी को एक साथ हॉल में बिठा के ऐसे ही बताते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो मतलब जहाँ पे बहुत कम ही जगह है जहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, वैसे तो अब सभी जगह नेटवर्क आ गया है। थैंक यू मैम। थैंक यू हीरा। तो सौरभ और रहनुमा, क्या आप भी सीमा और हीरा जी की बातों से सहमत हैं या उसमें आप और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं? एब्सोल्युटली अग्रीइंग टू सीमा जी। सीमा जी 100% कह रही हैं, सही कह रही हैं। मेरा भी ऐसा ही कुछ इंट्यूशन था। जी, मैं भी एग्री करती हूँ सीमा जी की बातों से, क्योंकि सभी का एक ही मोटो था ये सब चीज़ को लेकर, कि हमें रूरल एरिया में कैसे लेकर जाना है ये सब चीज़ को।
थैंक यू लीडर्स। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है शिवांश का। तो उन्होंने हमसे ये जानना चाहा है कि हम इस काम को और हमारी जो यूथ है जो इन चैलेंजेस को अभी भी फेस कर रही है, तो हम उनको और कैसे जल्दी काम कर सकते हैं कि वो और जल्दी इस डिजिटल वर्ल्ड में कंफर्टेबल हो जाएं। तो सौरभ, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, इसका आंसर ऑलरेडी है, बट मैं फिर से बाइफिगरेट करूंगा इसे। देखिए, मैंने बताया था 3 टियर सिस्टम, कई लेवल पर हमें सोल्यूशन ढूंढना होगा। गवर्नमेंट और अथॉरिटी जो भी अपना काम करे उसका 100% इम्प्लीकेशन ग्राउंड लेवल पर, फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड थिंग इज दैट कि आपको कम्युनिटी के लेवल पर जो भी इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, जिस तरीके के भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पूरा योगदान दें हर एक व्यक्ति के, जो उनके बल्क ऑफ पीपल जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनको डिजिटल इंक्रिप्शन दें, उनको डिजिटली इम्प्रेस करें। इस तरीके से चीजें की जा सकती हैं। थर्ड थिंग है कि आप व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअल लेवल पर किस तरीके से काम करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर आप अपने आस पड़ोस या फिर अपने दोस्तों के यहाँ या स्लम्स में जाकर कभी भी, अगर आप इतने डेडिकेटेड हैं तो स्लम्स में जाकर अगर आप काम कर सकते हो, उन्हें थोड़ा अवेयर कर सकते हैं चीजों के बारे में, कम से कम बेसिक चीजें कि उनके पास फोन है तो फोन से वीडियो कॉल करना एटलीस्ट ये सिखा दें, तो ये बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट होगा। तो इन 3 स्तर पर ऑब्जर्वेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली अलाइन होंगे और सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सौरभ। थैंक यू सौरभ। रहनुमा, अब आप कुछ बताना चाहेंगी हमें इस सवाल पे? जी खुशी, जैसा कि सौरभ जी ने बताया कि हमें ये कैसे सॉल्व करना चाहिए, और दूसरी बात तो ये है कि हम लोग जो रूरल एरिया में ये सब डिजिटल डिवाइस और ये सारी चीज़ें लेकर जो जानते हैं, तो उन्हें ये सब चीज़ें नहीं लगती है। तो ये सब चीज़ें जब वो लोग देखते हैं तो वो लोग और भी आकर्षित हो जाते हैं डिजिटल डिवाइस को लेकर और इंटरनेट को लेकर। तो अगर उनका इंटरेस्ट हम और बढ़ा सके बहुत जल्दी, तो जल्दी ही सीख जाएंगे। रूरल एरिया में भी और स्लम एरिया में भी, दोनों एरिया में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोग बहुत जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि उनको ये सब चीज़ की ज़रूरत होती है। जी खुशी। थैंक यू रहनुमा। सीमा, आप कुछ पॉइंट्स जोड़ना चाहेंगी? जी, रहनुमा ने बहुत अच्छा एक पॉइंट पकड़े इंटरेस्ट का, कि जाहिर सी बात है अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है कोई चीज़ सीखने में या फिर कोई चीज़ देखने में, तो मैं ऑब्वियसली वहाँ पर नहीं जा पाऊंगी। तो उनके के हिसाब से अगर हम वो चीज़ करेंगे तो वो ये जो चीज़ है बहुत फटाक से, मतलब बहुत जल्दी से सॉल्व हो सकती है। तो इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनका इंटरेस्ट और नीड, ये दोनों चीज़ें हमें पता चले, तो ये जो प्रोसेस है बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। थैंक यू सीमा। हीरा, आप भी कुछ बताना चाहेंगी हमें कि हम अपनी कम्युनिटी में और किस तरीके से और जल्दी लोगों को डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ें? मेरा ये मानना है कि जैसे उनको जो अच्छा लगे, ऐसे वीडियो कॉल लगाना या फिर फेसबुक चलाना या वीडियो, मतलब उस पे वीडियो शेयर करना यूट्यूब से कुछ चीज़ें निकालना, और ऐसे उन्हें आईडी निकालना, जो भी चीज़ उनको मतलब जिसमें उनको इंटरेस्ट हो, वही चीज़ें अपन उनको सिखाएंगे तो वो अपनी ओर जल्दी से आकर्षित होंगे। उनको ऐसी चीज़ें सिखाई जाएं जो उनको अच्छा लगे देखने में, थैंक अपने यू पास। हीरा। आप सभी की बातें खुशी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। की खुशी जी की आवाज, नेटवर्क खुशी, प्रॉब्लम हो रही आपका है। वीडियो पॉज हो गया है। खुशी, शायद आपका नेटवर्क इशू आ गया, इसकी वजह से हो रहा होगा। आप सभी की बातें जानकर मैं बहुत ही इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। इसी के साथ मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब हमारे साथ इस चर्चा में बने रहे और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमको दिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहे। वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू ब्राइट फ्यूचर साथ फाउंडेशन एंड डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन कि उन्होंने हमारा इतनी एक्टिवली साथ दिया। साथ ही मैं मेधा के सभी प्लेटफॉर्म्स का शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हर मोड़ पर हमारा सपोर्ट किया।
स्पेशल थैंक्स हमारे यंग लीडर्स का जिन्होंने इस कॉन्क्लेव को इतना फ्रूटफुल बनाया एंड वी प्रॉमिस कि हम बहुत जल्द वापस आएंगे एक इंसाइटफुल चर्चा के साथ और बहुत सारे यंग लीडर्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।